So hello everyone and welcome back to Marks Up. In this particular session, we are going to start a very critical chapter from examinations point of view, that is excretory products and their elimination. अभी तक हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाइजेशन, सर्कुलेशन और रेस्पिरेशन वाले टॉपिक्स को डिटेल में कवर कर चुके हैं. नाउ इट्स टाइम टू डेसिफर द कंसेप्ट्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम. सबसे पहले तो हर चैप्टर का अपना एक प्रोटेगेटिव होता है. हर चैप्टर को समझने से पहले, उसके अंदर डीप कंसेप्चुअलाइजेशन करने से पहले हमें यह जानना पड़ता है कि आखिर हम इस चैप्टर को पढ़ क्यों रहे हैं. जब आप डाइजेशन की बात कर रहे थे उस टाइम पर आपने देखा था कि आपकी बॉडी में जो फूड आप लोग इंजेस्ट कर रहे हैं उसमें से कुछ पार्ट या तो अनडाइजेस्टेड रह जाता है या तो अनएब्सॉर्ब्ड रह जाता है, जो कि अल्टीमेटली रेक्टम में चला जाता है और एनस के थ्रू पास होकर के आपकी बॉडी से बाहर निकल जाता है. यानी कि अगर आप एक्सेस इंजेशन करते हैं, अगर आप खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं, अगर आप किसी चीज़ को एक्सेसिवली इंजेस्ट कर लेंगे तो पूरा का पूरा खाना तो आपकी बॉडी में डाइजेस्ट हो नहीं पाएगा, पूरा का पूरा खाना तो आपकी बॉडी में स्टोर भी नहीं हो पाएगा. तो कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर हैं जो कि अनडाइजेस्टेड रह जाती हैं, और अनडाइजेस्टेड के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डाइजेस्ट तो हो जाती हैं लेकिन वो प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, यानी कुछ आपका अनएब्जॉर्ब्ड मटेरियल भी रह जाता है. और ये जो अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब्ड मटेरियल है इसको आपको अपनी बॉडी से बाहर निकालना होता है, एंड इस बाहर निकालने वाली प्रक्रिया को आप क्या कहते हो? एक्सक्रीशन कहते हो. इसके अलावा काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपकी बॉडी में अगर प्रेजेंट रही तो ये आपकी बॉडी को टॉक्सिसिटी दे सकती है, यानी दे आर द टॉक्सिक मटेरियल्स और द टॉक्सिक केमिकल्स. तो आपको इन टॉक्सिक वेस्ट को भी अपनी बॉडी से बाहर निकालना पड़ता है क्योंकि आपकी बॉडी में किसी भी काम के नहीं है. तो एक्सक्रीशन हम क्यों पढ़ते हैं? कि एक्सेस इंजेशन या फिर आपके मेटाबॉलिज्म की वजह से जो भी वेस्ट जनरेट हुए हैं ये आपकी बॉडी से बाहर निकाले जा सके. तो इसका भी एक प्रॉपर मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म को हमें यहां पर समझना है. द मोस्ट क्रिटिकल थिंग दैट वी नीड टू पॉन्डर ऑन इज नाइट्रोजिनस वेस्ट. इस चैप्टर के अंदर हम जिस चीज पर सबसे ज्यादा फोकस करते हैं वो है नाइट्रोजिनस वेस्ट. ये ऐसे वेस्ट है जिनके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है. और नाइट्रोजन कहां कहां प्रेजेंट था? अगर आप हमारे बायोमोलिक्यूल्स की बात करेंगे तो चारों बायोमोलिक्यूल्स के अगर मैं नाम लिख दूं तो पहला जो बायोमोलिक्यूल है ये क्या होगा? पहला बायोमोलिक्यूल होगा आपका प्रोटीन. प्रोटीन किससे बना हुआ है दोस्त? प्रोटीन आपका अमीनो एसिड से बना हुआ है. अब अमीनो एसिड से बना हुआ है तो इसमें अमीनो ग्रुप भी होगा और अमीनो ग्रुप के अंदर नाइट्रोजन है. तो नाइट्रोजनस वेस्ट के अंदर आपका यहां पर प्रोटीन से बना हुआ नाइट्रोजनस वेस्ट देखने को हमें मिल सकता है. अदर देन दैट अगर आप सेकेंड बायोमोलिक्यूल देखोगे तो यहां पर है आपके नाइट्रोजनस बेसेस जो कि न्यूक्लियोटाइड बना रहे थे. तो नाम ही नाइट्रोजनस बेस है तो इसके अंदर तो नाइट्रोजन होगा ही होगा. तो यहां पर आपको सबसे अबंडेंट अमाउंट में नाइट्रोजन देखने को मिलता है. कहां पर? प्रोटीन्स में एज वेल एज न्यूक्लियोटाइड में. तो जब जब आपका प्रोटीन मेटाबॉलिज्म होगा, जब जब आपका नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म होगा along with the nitrogenous base metabolism, तो आपके कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स रिलीज होते हैं जिनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है और ये आपकी बॉडी के लिए टॉक्सिक हो सकते हैं. इसीलिए आपको इन नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करना पड़ता है अपनी बॉडी से अलग अलग फॉर्म्स के अंदर. अगर आप बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, तो कार्बोहाइड्रेट्स में जो मेन कंटेंट है वो आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है. सिमिलरली अगर आप बात करते हैं लिपिड्स की तो वहां पर भी जो मेन कंटेंट है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है. अगर आप फॉस्फोलिपिड की बात करते हैं या सल्फोलिपिड की बात करते हैं तो वहां पर फॉस्फेट और सल्फेट देखने को मिल सकता है. नाइट्रोजन वहां पर काफी कम है. तो नाइट्रोजनस वेस्ट जो रिलीज होता है वो दो जगह से आता है. एक तो आपके अमीनो एसिड विच आर फॉर्मिंग द प्रोटीन, दूसरा नाइट्रोजनस बेसिस विच आर फॉर्मिंग द न्यूक्लियोटाइड. इन दो जगह से आपका सबसे प्रिडोमिनेंट नाइट्रोजन हमें आता हुआ दिखाई दे जाता है. ओके, तो ये जो नाइट्रोजन है यहां से ये क्या बनाएंगे? ये आपका नाइट्रोजनस वेस्ट बनाएंगे. और ये जो आपका नाइट्रोजनस वेस्ट बनेगा इसको हमें क्या करना है? इसको हमें हमारी बॉडी से रिमूव करना है, या फिर अगर हम सिंपल भाषा में कहें, इस चैप्टर की भाषा में, तो इस मॉलिक्यूल को, इस केमिकल को हमें हमारी बॉडी से एक्सक्रीट करना है. सो वी हैव टू सी द मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन कि आखिर ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं ये किस किस फॉर्म में एक्सक्रीट हो सकते हैं और आपके किस तरीके से, किस मैकेनिज्म से एक्सक्रीट हो सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर अप. सो सबसे पहले हमें यह जानना है कि व्हाट इज एक्सक्रीशन. जिस चैप्टर की हम लोग बात कर रहे हैं उसके बेस को हमें समझना है कि एक्सक्रीशन आखिर है क्या. उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यह जरूरी क्यों है. तो यहां पर आप देख रहे हैं प्रोटीन जो है, प्रोटीन में आपका अमीनो एसिड होता है, बिकॉज अमीनो एसिड मिलकर के आपका प्रोटीन बना रहे हैं. अमीनो एसिड का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो अमीनो एसिड में एक तो आपका अमीनो ग्रुप है, ये जुड़ा हुआ है सेंट्रल कार्बन से, फिर अमीनो एसिड है नाम, तो दूसरा आपका एसिड ग्रुप है, फिर यहां पर आपका ऊपर हाइड्रोजन है और नीचे आपका आर ग्रुप है, ये आपका अमीनो एसिड है. तो इस अमीनो एसिड में आपने देखा है अमीनो ग्रुप है जो कि नाइट्रोजन कंटेन कर रहा है.
सिमिलरली यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड थे, न्यूक्लिक एसिड को आप लोग प्यार से क्या बोल सकते हो? न्यूक्लिक एसिड को आप लोग प्यार से बोल सकते हो पॉलीन्यूक्लियोटाइड, क्योंकि काफी सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं, तो इन्हें पॉलीन्यूक्लियोटाइड हम बोल देंगे। पॉलीन्यूक्लियोटाइड में 3 अलग अलग चीजें थी, या फिर सिंपल अगर न्यूक्लियोटाइड में देखें तो 3 अलग अलग चीजें थी। पहली जो चीज थी वो थी नाइट्रोजनस बेस, दूसरी चीज थी आपकी शुगर, और तीसरी चीज थी आपकी फॉस्फेट। तो हमें यहां पर देखना है नाइट्रोजनस बेस को, क्योंकि शुगर और फॉस्फेट के अंदर नाइट्रोजन नहीं होती, वी नो दैट वेरी वेल। शुगर कौन सी है? राइबोज, तो इसके अंदर वही कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा। फॉस्फेट के अंदर आपका फॉस्फोरस और ऑक्सीजन होगा। नाइट्रोजनस बेस जो कि 2 अलग अलग टाइप का हो सकता है, इट कुड बी अ प्यूरीन और पिरिमिडीन, तो मैं बड़ा वाला बना देता हूं, यहां पर मैं प्यूरीन बना देता हूं 9 मेंबर का। तो इसके अंदर मुझे 4 नाइट्रोजन देखने को मिले, फर्स्ट पोजीशन पर, थर्ड पोजीशन पर, 7th पोजीशन पर और 9th पोजीशन पर। तो जब ये नाइट्रोजनस बेस मेरी बॉडी में टूटेगा तो ये नाइट्रोजन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाएगा। तो यहां पर क्या है? अमीनो ग्रुप है, एज वेल एज यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपके नाइट्रोजन्स प्रेजेंट हैं। तो ये जो आपके नाइट्रोजन्स रहते हैं ये मेटाबॉलिक वेस्ट बनाते हैं। जैसे कि आपकी बॉडी में यूरिया जो है ये बनता है, तो दैट इज जस्ट अ नाइट्रोजनस वेस्ट। सिमिलरली कोई ऑर्गेनिज्म है जिसमें अमोनिया बनता है, किसी में यूरिक एसिड बनता है, तो ये सारी की सारी चीजें नाइट्रोजनस वेस्ट ही कहलाती। फॉर एग्जाम्पल आपकी मछली। तो यहां पर मोस्ट एक्वेटिक जो एनिमल्स हैं, यानी कि जो पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं, इंक्लूडिंग मैनी फिशेज, ये आपके कैसे होते हैं? अमोनोटेलिक होते हैं। अमोनोटेलिक का मतलब इनका जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है ये अमोनिया है, तो इनको आप प्यार से क्या बोलते हो? अमोनोटेलिक। अमोनो वर्ड आ चुका है, इसका मतलब अमोनिया से रिलेटेड है। तो यहां पे जो NH2 है ये आपका NH3 जो है ये एक्सक्रीट किया जाता है। तो ज्यादातर जो वाटर वाले ऑर्गेनिज्म है ये अमोनोटेलिक होते हैं। क्यों? बिकॉज अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक, इट इज वेरी टॉक्सिक। ये इतना ज्यादा टॉक्सिक होता है कि अगर आप इसको खुले वातावरण में रिलीज कर दोगे और कोई और ऑर्गेनिज्म अगर आकर उस अमोनिया से एक्सपोज हो जाता है तो सामने वाला ऑर्गेनिज्म बीमार भी पड़ सकता है। इसीलिए हमें क्या चाहिए? ज्यादा से ज्यादा पानी चाहिए जिसमें हम अमोनिया को रिलीज कर सके और ये डाइल्यूट हो सके। समझ लो एक ड्रग है, ओके, यानी एक दवाई है जो बहुत ज्यादा कड़वी है, तो डॉक्टर आपको ये तो नहीं बोलेंगे कि डायरेक्टली उस दवाई को खा लो, बिकॉज इट इज वेरी वेरी बिटर। समझ लो बहुत ज्यादा कड़वी है जो तुम हैंडल नहीं कर सकते, तुम्हारे कड़वे खाने की हैबिट बिल्कुल नहीं है, तो तुम उस दवाई को ड्रॉप वाइज लोगे अगर प्योरेस्ट फॉर्म में, तो वो कंसंट्रेटेड है तो तुम उसे नहीं खा पाओगे, उस टेस्ट को तुम सहन नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर उसे हम डाइल्यूट कर दे कि हाँ यार एक ग्लास पानी लो, उसमें आप एक ड्रॉप जो है वो दवाई डालो एंड अल्टीमेटली आप उसको पी लो, तो दैट विल बिकम अ मच बेटर वे टू गेट ड्रग इनसाइड योर बॉडी, क्योंकि आपकी बॉडी में भी पानी है, तो अगर आप उसे पानी के साथ ले लोगे तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन पे आप जो है पानी के साथ भी उस दवाई को ले सकते हो डाइल्यूटेड फॉर्म में, जिससे कि उस दवाई का जो है टेस्ट थोड़ा सा कम हो जाए, क्योंकि दवाई अब अल्टीमेटली इफ इट इज अ लिक्विड इट विल बी डिफ्यूजिंग इन द वाटर, राइट? तो वो क्या करेगी? अपने आप को डाइल्यूट कर लेगी। सिमिलर केस इज विद अमोनिया। अमोनिया बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक है, तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आपको कभी भी अमोनोटेलिक नहीं मिलेंगे, कोई इक्का दुक्का एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन ज्यादातर जो अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो पक्का वाटर में ही मिलेंगे। ये आपको यहां पर याद रखना है। क्यों? क्योंकि वाटर जब पास होगा उसमें अमोनिया रिलीज होगा तो वो डाइल्यूट हो सकता है, उसकी जो टॉक्सिक नेचर है उसको आप कम कर सकते हो। दूसरा जो एग्जांपल है ये है यूरिया, ओके, यूरिया जो कि काफी सारे ऑर्गेनिजम्स एक्सक्रीट करते हैं इंक्लूडिंग मैमल्स, हम लोग जो है हम भी यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। इसके अलावा आप एम्फीबियंस देखोगे जो वाटर में भी रहते हैं, लैंड में भी, यहां पर जो लैंड वाले एम्फीबियंस हैं ये भी आपके यूरिया ही एक्सक्रीट करना प्रेफर करते हैं। शार्क है या फिर सम बोनी फिशेज है, कुछ बोनी फिशेज, ज्यादातर जो बोनी फिशेज हैं, मेजर ऑफ द बोनी फिशेज ये क्या करती हैं? मेजर बोनी फिशेज ये आपकी अमोनिया एक्सक्रीट करती हैं, लेकिन सम बोनी फिशेज, तो सम वर्ड को मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं, ये आपकी यूरिया भी एक्सक्रीट कर सकती है। तो इनको आप क्या बोलते हो? इन ऑर्गेनिजम्स को आप बोलते हो यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक, यूरियो में यूरिया वर्ड आ रहा है ना, तो यूरियोटेलिक मतलब ये यूरिया एक्सक्रीट करती है। और यहां पर एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आरबीआई स्नेल, ओके, आरबीआई स्नेल। तो आरबीआई स्नेल जो होते हैं ये क्या करते हैं? ये यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं, which looks somewhat like the nitrogenous base। तो यहां पे आरबीआई में आर का मतलब है रेप्टाइल, बी का मतलब है बर्ड्स और आई का मतलब है इंसेक्ट, और लैंड स्नेल्स जो कि आपका अलग से हमने यहां पर लिख दिया है। तो आरबीआई स्नेल का मतलब है रेप्टाइल, बर्ड, आपके इंसेक्ट, और टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट की बात हो रही है, यहां पर लैंड इंसेक्ट की बात हो रही है, ओके। और स्नेल
स्नेल आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो लैंड इंसेक्ट और लैंड स्नेल की यहाँ पर बात हो रही है, बिकॉज टेरेस्ट्रियल के अंदर ही आपको यूरिक एसिड देखने को मिलेगा, बिकॉज इट इज लीस्ट टॉक्सिक। तो आप इसको क्या कर सकते हो, ये लीस्ट टॉक्सिक है तो आप इसको पैलेट के फॉर्म में एक्सक्रीट कर सकते हो। यानी अगर आप यूरिया की बात करते हो तो मीडियम टॉक्सिसिटी शो करता है। अगर आप अमोनिया की बात करते हो तो इट इज हाईली टॉक्सिक। इसको आप डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म में नहीं एक्सक्रीट कर सकते, इसमें आपको बहुत पानी की जरूरत है, तब जाके आपका एक्सक्रीशन हो पाएगा अमोनिया का। लेकिन यूरिक एसिड इतना कम टॉक्सिक है कि आप सॉलिड भी रख दोगे ना किसी के सामने तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए जो आपको चिड़िया का पैलेट देखने को मिलता है दैट इज यूरिक एसिड। तो ज्यादातर जो बर्ड्स हैं वो सॉलिड पैलेट के फॉर्म में जो है अपने एक्सक्रीटरी मटेरियल को बाहर फेंकने की कोशिश करती हैं विद द मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। तो अगर कोई पूछे कि वाटर सबसे ज्यादा किसमें चाहिए, उसमें चाहिए जो सबसे ज्यादा टॉक्सिक होगा। तो सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन है, अमोनिया। तो अमोनिया के अंदर सबसे ज्यादा पानी की जरूरत पड़ेगी, यूरिया में मीडियम और यूरिक एसिड में सबसे कम। तो अगर आप टॉक्सिसिटी देखें तो टॉक्सिसिटी का हम एक चार्ट बना लेते हैं। टॉक्सिसिटी अगर आप देखें तो अमोनिया सबसे ज्यादा टॉक्सिक है, यूरिया इससे कम टॉक्सिक है और यूरिक एसिड जो है ये सबसे कम टॉक्सिक हो जाएगा। अगर आप देखें नीड ऑफ वाटर तो नीड ऑफ वाटर भी आपकी सेम रहेगी, नीड ऑफ वाटर भी सेम रहेगी। सबसे पहले अमोनिया को एक्सक्रीट करने वाले अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म, उसके बाद यूरिया को एक्सक्रीट करने वाले यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म और यूरिक एसिड, यहाँ पे सी आ गया है, सी का साउंड आ गया है तो यूरिक एसिड मतलब यूरिकोटेलिक आप इन्हें कह दोगे तो यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म। नीड ऑफ वाटर किसमें ज्यादा है, सबसे अमोनिया में, और नीड ऑफ वाटर सबसे कम किसमें है, जो सबसे लीस्ट टॉक्सिक है यानी कि यूरिक एसिड। तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स एनसीईआरटी में गिवन है, इसको हम एक बार डिटेल में देख लेते हैं। तो एनिमल्स जो है इनके अंदर अलग अलग टाइप के नाइट्रोजनस वेस्ट और काफी सारे और भी वेस्ट जमा हो सकते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट जिन्हें आप बोलते हो। तो अमोनिया जो है ये भी यहाँ पर जमा हो सकता है विच इज अ काइंड ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिया भी जमा हो सकता है और यूरिक एसिड भी जमा हो सकता है। और इनको जब आप एक्सक्रीट करोगे उसी बेसिस पर आपका नाम रखा जाएगा। अगर आप अमोनिया एक्सक्रीट करते हो देन यू आर अमोनोटेलिक, यूरिया एक्सक्रीट करते हो तो यूरियोटेलिक, एंड यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हो तो यूरिकोटेलिक। ओके, यूरिकोटेलिक, सी का साउंड यहां पर आ जाएगा तो यूरिक एसिड से आप इसे याद कर सकते हो। इसके अलावा हमने देखा था रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में कि कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या था, आपका मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट था, और वो भी हार्मफुल वाला। यानी अगर आपकी कोई मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही है, लेट से आपके ग्लूकोज को अगर आप तोड़ रहे हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो वाटर और CO2 बनेगा एट द एंड, और ये जो CO2 है इसको आपको अपनी बॉडी से बाहर निकालना होता है। तो ये भी एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जो या तो आपके लिए हार्मफुल है या आपकी बॉडी में एक्सेस है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है तो इसे हम निकालने की कोशिश करेंगे। एक्सेस वाटर अगर आप कभी पी लेते हो तो ऑस्मोलैरिटी मेंटेनेंस में वाटर का बहुत बड़ा रोल है। ओके, क्योंकि आपको पता है आपकी बॉडी की ऑस्मोलैरिटी या जो पीएच है उसको मेंटेन करने में वाटर अच्छा खासा रोल निभाता है, आपको डिहाइड्रेशन से भी बचाता है। लेकिन जो एक्सेस वाटर होगा वो आपके यूरिन के थ्रू निकाल दिया जाएगा। ओके, आयंस जो है ये भी आपका हेल्प करते हैं इन द आयन बैलेंस मैकेनिज्म, यानी आयन का जो अमाउंट है उसको बैलेंस करने में भी आयंस का बहुत अच्छा खासा रोल है। जैसे कि कैटायन बैलेंस में सोडियम और पोटेशियम जाने जाते हैं ऑस्मोलैरिटी मेंटेनेंस में, और क्लोरीन आपका एक बहुत ही बेहतर एनायन है अलोंग विद फॉस्फेट एंड सल्फेट। तो ये सारे जो है ये या तो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की वजह से बनते हैं यानी रिएक्शन की वजह से, जैसे CO2 बना है रेस्पिरेशन में, या फिर ये एक्सेस इंजेशन यानी बहुत ज्यादा हमने खा ली है कोई चीज जिसके अंदर ये केमिकल्स थे तो ये हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में आ जाते हैं जिनको हमें अब क्या करना है, रिमूव करना है। तो ये जो चीजें हैं या तो टोटली रिमूव करी जा सकती हैं या फिर पार्शली रिमूव करी जा सकती हैं टू मेंटेन द बॉडी ऑस्मोलैरिटी। ओके, अब ऑस्मोलैरिटी हम इतनी बार टर्म यूज कर रहे हैं, इसका आखिर मतलब क्या होता है। ऑस्मोलैरिटी इज अ वर्ड विच इज टेकन फ्रॉम ऑस्मोसिस, और ऑस्मोसिस आपने समझ लिया था इन द ट्रांसपोर्ट चैप्टर कि ऑस्मोसिस का मतलब क्या रहता है, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो आपकी बॉडी में जो ऑस्मोलैरिटी है वो वाटर और आयन का एक अमाउंट है, एक कंसंट्रेशन है जो आपको मेंटेन करना होता है। तो समझ लीजिए आपकी बॉडी में आयंस की कमी हो गई है तो आपको एक्सेस आयंस चाहिए, और मैंने कुछ खाना खाया है जिसमें आयंस हैं, मैंने कुछ इलेक्ट्रॉल पी लिया है जिसके अंदर आयंस हैं, तो वो आयंस मेरी बॉडी के अंदर क्या होंगे, जमा हो जाएंगे क्योंकि मुझे उसकी जरूरत थी। लेकिन समझ लीजिए मेरी बॉडी को एक्सेस आयंस की जरूरत नहीं है, मेरी बॉडी में ऑप्टिमम आयंस है। तो अब अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा आयन वाली चीज खाता हूं तो मुझे उन आयंस को मेरी बॉडी से रिमूव करना पड़ेगा, अदरवाइज मेरी बॉडी के अंदर डिस्टर्बेंसेस हो जाएंगे।
सिमिलरली समझ लो मेरी बॉडी है, उसके अंदर आयंस आपके पास पास प्रेजेंट है और अच्छा खासा सब कुछ चल रहा है, और मैंने तभी 2 लीटर पानी पी लिया है, तो क्या होगा, वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ी, आयन सब दूर दूर चले जाएंगे, बट मुझे वो नहीं चाहिए, तो अल्टीमेटली द वाटर विल बी रिमूव फ्रॉम योर बॉडी। तो यहां पर टोटली और पार्शियली क्यों लिखा गया है, क्योंकि कुछ चीजें जो हैं ये ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने में काम आती हैं, यानी ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने में कुछ चीजों का बहुत बड़ा रोल होता है। तो कुछ आयंस को आप अपनी बॉडी में रख भी सकते हो, कुछ केमिकल्स को आप अपनी बॉडी में रख भी सकते हो, इनफैक्ट कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट को भी आप अपनी बॉडी में रख सकते हो फॉर द आयनिक बैलेंस। और कोई चीज बहुत ही टॉक्सिक है तो उसको आप अपनी बॉडी से पूरे तरीके से निकाल भी सकते हो, दैट इज टोटली योर कॉल। आपकी बॉडी बहुत स्मार्ट है, वो प्रैक्टिकली हर चीज को एनालाइज करती है कि किस चीज को 100% निकालने की जरूरत है और किस चीज को आप रिटेन कर सकते हो फॉर योर ओन पर्पज फुलफिलमेंट। उस हिसाब से आप जो है एक फैसला लेते हो और उसी हिसाब से आप इन चीजों को एक्सक्रीट करते हो। तो एक्सक्रीशन क्या है, इट इज द एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, यानी आपकी बॉडी में जो वेस्ट है इनको हमें हमारी बॉडी से बाहर निकालना है। जैसे कि अमोनिया जो कि सबसे ज्यादा टॉक्सिक था, फिर यूरिक एसिड जो कि लीस्ट टॉक्सिक था, एंड इनके बीच में कहीं प्रेजेंट था यूरिया जो कि मीडियम टॉक्सिसिटी शो करता है, राइट। अब देखो टाइप ऑफ एक्सक्रीशन किस प्रकार की हो गई। अमोनिया अगर एक्सक्रीट हो रहा है तो अमोनोटेलिज्म यानी NH3 ये आपका अमोनिया है। ओके, वी नो इट वेरी वेल, बचपन से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, जब से केमिस्ट्री की शुरुआत हुई है। यूरियोटेलिज्म यानी कि यूरिया यहां पर एक्सक्रीट होता है। यूरिया क्या है आपका, NH2CO NH2। तो ये जो NH2 है मेरे दोस्त, ये यहां पर अमीनो एसिड से आता है। ये जो NH2 है ये यहां पर अमीनो एसिड का अमीन ग्रुप जो है उससे आया है, एंड ये जो CO है ये आपका काफी बार कार्बोक्सिलिक एसिड का जो CO ग्रुप है वहां से आ सकता है। ओके, तो यहां पर जो है आपको यूरिया देखने को मिल जाता है, और काफी बार ये जो CO है ये CO2 से भी आ सकता है, ये CO2 से भी आ सकता है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप से भी आ सकता है, और ये यूरिया बना लेगा। लास्ट जो चीज है यह है यूरिकोटेलिज्म। तो यहां पर आपका यूरिक एसिड जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी एक्सक्रीटेड, और यूरिक एसिड जो है इसकी शक्ल किससे मिलती है, इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ नाइट्रोजनस बेस, इट इज सिमिलर टू नाइट्रोजनस बेस। यानी अगर आप यहां पर प्यूरिन का डायग्राम अगर ड्रॉ करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि प्यूरिन यूरिक एसिड से काफी हद तक मिलता है। अगर आप प्यूरिन का डायग्राम बनाएंगे तो कुछ इस हिसाब का डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। ओके, ऊपर वाले डायग्राम से इसे कंपेयर करेंगे, 100% सिमिलर डायग्राम आपको देखने को मिला, बस आपके जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं ये थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं, राइट। वही 9 जो है आपकी पोजीशन है, वही 1379 पोजीशन पर नाइट्रोजन है। अगर आप नाइट्रोजन की पोजीशन को यहां पर इवेल्युएट करें तो वही 1379 पोजीशन पर आपको यहां पर भी नाइट्रोजन देखने को मिलेंगे, यानी नाइट्रोजन एकदम सेम पोजीशन पर है जैसे कि प्यूरिन में प्रेजेंट होते हैं। ये भी 6 मेंबर की रिंग है, ये भी 5 मेंबर की रिंग है, बिल्कुल सेम सिनेरियो आपको नीचे भी देखने को मिल रहा है इस प्यूरिन के केस में। यहां पर भी अगर आप देखें प्यूरिन में तो ऑक्सो ग्रुप देखने को मिल सकते हैं, लेकिन यहां पर किसी भी प्यूरिन में ऑक्सो नहीं होता। सो दिस इज अ न्यू थिंग दैट वी हैव सीन इन द यूरिक एसिड। यानी अगर आप एक नॉर्मल प्यूरिन के सेकंड और फोर्थ पोजीशन पर ऑक्सो ग्रुप लगा देते हैं और एक नया ऑक्सो भी आप लगा देते हैं इन द 5 मेंबर्ड रिंग, तो ये यूरिक एसिड का बेस ले लेता है। यानी अल्टीमेटली आपको ये सारी चीजें याद नहीं करनी है, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि यूरिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है ये नाइट्रोजनस बेस से सिमिलर है। ओके, और इसके 8th जो पोजीशन है, ये वाली जो पोजीशन है 8th पोजीशन, इस पे आपका ऑक्सो ग्रुप लगा रहता है, जो और कहीं आपको देखने को नहीं मिलता। किसी नाइट्रोजनस बेस में आपको 8th पोजीशन पर ऑक्सो नहीं देखने को मिलता, लेकिन यूरिक एसिड में स्पेशली आपको 8th पोजीशन पर ऑक्सो ग्रुप देखने को मिला है। ओके, तो आप जो है जो अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप है उसको डायरेक्टली अमोनिया के फॉर्म में निकाल सकते हो, अमीनो एसिड के जो अमीनो ग्रुप्स है इन्हें यूरिया के फॉर्म में निकाल सकते हो, या जो आपके नाइट्रोजनस बेस है उन्हें मेटाबॉलिकली कन्वर्ट कर सकते हो आप इनटू यूरिक एसिड, और यूरिक एसिड के फॉर्म में आप वेस्ट को बाहर निकाल सकते हो। ये 3 तरीके हैं, इन्हीं 3 तरीके के ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलते हैं इस ब्रह्मांड में। ज्यादातर जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो इसी फॉर्म में आएगा। तो यहां पर आप देखिए मेटाबॉलिज्म आपको दिखाया हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो यहां से जो मेटाबॉलिक वेस्ट बना है क्या बना, CO2 और H2O बनता है। तो CO2 और वाटर आपका यहां से बन सकता है, क्योंकि C जब O से कंबाइन करेगा तो CO2 विल बी मेड, एंड यहां पर H जब O से कंबाइन करेगा तो वाटर विल बी मेड। सिमिलरली जब आप फैट की ऑक्सीडेशन करते हो तो यहां पर भी आपको वाटर देखने को मिलता है। जब आप फैट को तोड़ते हो तो अल्टीमेटली आपको वाटर निकलता हुआ दिखाई देता है, तो वाटर यहां पर भी बन सकता है।
एज वेल एज जब आप फैट को तोड़ोगे तो वो एसिटाइल कोएंजाइम ए बन जाएगा। जब आप फैटी एसिड को तोड़ते हो तो एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा। एसिटाइल कोएंजाइम ए को जब आप ऑक्सीडाइज करोगे तो वो कहां एंटर कर जाएगा, क्रेब साइकिल में, और CO2 और H2O बना लेगा। यानी कार्बोहाइड्रेट और फैट से सेम तरीके की चीजें बन सकती हैं, क्योंकि दोनों के दोनों ही कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बने हुए। प्रोटीन जो है, प्रोटीन के अंदर आपका NH2 ग्रुप है, तो प्रोटीन में एक नई चीज मिली, आपको NH2 ग्रुप देखने को मिला। न्यूक्लिक एसिड में भी आपको नाइट्रोजन से रिलेटेड ग्रुप्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये दोनों जो हैं, ये दोनों मिलकर आपके नाइट्रोजनस वेस्ट में एक अच्छा खासा योगदान देते हैं। तो यहां पर अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म से हमने देखा, अमोनोटेलिक हो सकते हैं अगर अमोनिया एक्सक्रीट कर रहे हैं, तो यूरियोटेलिक हो सकते हैं, यूरिया एक्सक्रीट कर रहे हैं तो यूरिकोटेलिक हो सकते हैं अगर यूरिक एसिड एक्सक्रीट कर रहे हैं तो इनके एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं विच वर गिवन इन NCERT। तो व्हाट इज अमोनोटेलिज्म, नाम में ही है अमोनो, तो ये अमोनिया को एक्सक्रीट करेंगे यानी NH3 को एक्सक्रीट करेंगे। अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म में कौन कौन आता है, एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स यानी एक्वेटिक इंसेक्ट। एक्वेटिक इंसेक्ट क्योंकि पानी में रह रहे हैं, पानी में किस लिए रह रहे हैं, क्योंकि टॉक्सिक इनका वेस्ट मटेरियल। जो मेजर बोनीफिशेस हैं वो आपकी अमोनोटेलिक होती हैं। क्यों, क्योंकि कुछ बोनीफिशेस आपकी यूरियोटेलिक भी होती हैं। तो मेजॉरिटी जो है, अगर आपसे कोई सिर्फ बोनीफिशेस बोल ले और एक ही ऑप्शन क्लिक करना है तो हमेशा अमोनोटेलिज्म आप क्लिक करना। एक्वेटिक एम्फीबियन, अब एम्फीबियन तो ड्यूअल होते हैं, एम्फीबियन तो दोनों जगह रह सकते हैं, एक्वेटिक जगह पर भी रह सकते हैं एज वेल एज टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। तो यहां पर जब ये एक्वेटिक होंगे, जब ये पानी में होंगे, तो ऑब्वियसली ये क्या करेंगे, अमोनोटेलिज्म का सहारा लेंगे। इसके अलावा जो टैडपोल्स है और एक्वेटिक इंसेक्ट है, जो कि हम ऊपर देख चुके हैं इन्वर्टिब्रेट में, ये सारी की सारी चीजें आपकी क्या करती है, मिलकर अमोनिया रिलीज करती है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हियर इज कि अगर आपको अमोनिया एक्सक्रीट करना है, इफ यू वांट टू एक्सक्रीट अमोनिया, तो आपको हाई वाटर की जरूरत पड़ेगी, इसकी कोई भी और दूसरी कंडीशन नहीं। यानी अगर आप अमोनोटेलिक हो तो आपको वाटर में रहना पड़ेगा, लेकिन हां, जरूरी नहीं कि आप वाटर में रहते हो तो आप अमोनोटेलिक ही हो। दोनों बातों में बहुत फर्क है। यहां पर मैं लिख देता हूं भाई कि ऑल अमोनोटेलिक्स आर वाटर सर्वाइवर्स। ओके, इनको वाटर में सर्वाइव करना रहता है, आर वाटर लवर्स, या फिर आप इनको एक्वेटिक बोल सकते हो कि ऑल अमोनोटेलिक्स आर एक्वेटिक्स। एक दो कोई एक्सेप्शन, माइनर एक्सेप्शंस हो सकते हैं, लेकिन नॉट ऑल aquatic organisms are amonotelic. Not all aquatic organisms are amonotelic. क्यों, क्योंकि समझ लीजिए कुछ बोनी फिशेस थी ना, मेजर बोनी फिशेस तो आपकी अमोनोटेलिक थी, लेकिन सम बोनी फिशेस जो थी वो आपकी कैसी थी, यूरियोटेलिक थी। तो कुछ बोनी फिशेस अगर आपकी यूरिया एक्सक्रीट कर रही हैं तो पानी में होते हुए भी अमोनोटेलिक तो नहीं हुई ना, तो एक्सेप्शन हमें मिल गया, राइट। तो सारे के सारे अमोनोटेलिक्स को पानी चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर पानी में रहने वाली चीज अमोनोटेलिक ही हो। इन दोनों चीजों में डिफरेंस करना सीखिए, अदरवाइज क्वेश्चन आपको अगर घुमाकर दे दिया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। NH3 क्योंकि सबसे ज्यादा टॉक्सिक है सारे नाइट्रोजनस वेस्ट में से, तो इसे वाटर की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसीलिए सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो आपने ऊपर पढ़े, इनमें एक टर्म कॉमन थी, एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट, एक्वेटिक एम्फीबियन, एक्वेटिक इंसेक्ट, टेडपोल होता ही एक्वेटिक है। सारी चीजों में वाटर वॉज द कॉमन वर्ड। ओके, जो अमोनिया है, लेकिन इसकी एक सबसे अच्छी खास बात है, इसको मैं डब्बे में डाल रहा हूं कि ये सॉल्युबल बहुत है। अमोनिया इज हाईली सॉल्युबल, तो ये डिफ्यूजन के थ्रू भी आसानी से जो है एक्सक्रीट किया जा सकता है। यानी अगर कोई सिंपल ऑर्गेनिज्म है और उसके बॉडी सरफेस पे आपको मॉइस्ट नेचर दिखाई दे रहा है, तो वहां से भी आप लोग डायरेक्टली अमोनिया को डिफ्यूज कर सकते हो। यानी कोई गिल है तो गिल सरफेसेस जो है फिश की, इससे भी आप अमोनिया बाहर फेंक सकते हो अमोनियम आयन की फॉर्म में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सॉल्युबल है। किडनी का इसमें कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता, क्योंकि पहले ये सारे ऑर्गेनिजम्स एक्वेटिक है। एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में किडनी वैसे ही बहुत ही प्रिमिटिव देखने को मिलती है, क्योंकि ज्यादातर जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे फिश वगैरह है, इनमें किडनी ना देखकर यूजुअली ये गिल के थ्रू ही क्या करते हैं, अपने एक्सचेंज प्रोसेसेस का ख्याल रखते हैं, चाहे गैसेस हो चाहे एक्सक्रीटरी मटेरियल, राइट। तो किडनी जो है इट डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन द अमोनिया। हाँ, जिनमें यूरिया होगा उनमें किडनी अच्छा खासा रोल अदा करेगी, तो उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर किडनी आपको मैच्योर्ड देखने को मिल सकती है, एडवांस्ड देखने को मिल सकती है। बट व्हेन इट कम टू द अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स, तो इनमें किडनी का बहुत अच्छा रोल नहीं है, बिकॉज अमोनिया जो है इजिली डिफ्यूज हो जाता है, बिकॉज इट इज वेरी वेरी सॉल्युबल इन नेचर। ओके, तो एक्वाटिक इनवर्टिब्रेट्स और ज्यादातर जो बोनी फिशेस हैं ये अमोनियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स का एग्जांपल होगा।
अगली जो चीज है दैट इज यूरियोटेलिज्म। यूरियो का मतलब ही है यूरिया से, तो यहां पर ये यूरिया को एक्सक्रीट करेंगी। लीवर में जो अमोनिया है, अब आपकी बॉडी में भी अमोनिया बनेगा क्योंकि हम भी यूरियोटेलिक हैं, तो आपकी हमारी बॉडी में भी अमोनिया बनता है क्योंकि सबसे पहले अमीनो एसिड जब टूटेगा तो अमीन ग्रुप देगा, और अमीन सबसे पहले क्या बनाएगा, फटाक से एक हाइड्रोजन लेकर अमोनिया बना लेगा। लेकिन अमोनिया है बहुत टॉक्सिक, और आप अपनी बॉडी में इस टॉक्सिक केमिकल को रख नहीं सकते, तो लीवर में क्या होता है, लीवर में आपका ये लेस टॉक्सिक यूरिया में कन्वर्ट हो जाती है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर, क्योंकि यूरिया को आपको एक्सक्रीट करने के लिए कम वाटर की जरूरत है, जबकि जो अमोनिया है उसको एक्सक्रीट करने के लिए ज्यादा वाटर चाहिए, और ऊपर से आपकी बॉडी में भी ये टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा। तो आप क्या करते हो, आप अमोनिया को कन्वर्ट कर देते हो इनटू यूरिया, आप अमोनिया को कन्वर्ट कर देते हो इनटू यूरिया। और यहां पर एक बहुत ही प्यारी साइकिल है जिसके थ्रू ये सारा का सारा प्रोसेस होता है, इसे आप क्या बोलते हो, ऑर्निथिन साइकिल या फिर यूरिया साइकिल। तो ऑर्निथिन साइकिल और यूरिया साइकिल जो है विच टेक्स प्लेस इन लीवर, ये आपके अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देती है विच इज लेस टॉक्सिक। तो आपका एक मोर टॉक्सिक जो कंपाउंड है, मोर टॉक्सिक जो कंपाउंड है, ये लेस टॉक्सिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो गए, राइट। और अब ये जो आपका यूरिया है ये आपका ब्लड में रिलीज कर दिया जाता है। ब्लड में रिलीज करने के बाद ये जो है अल्टीमेटली फिल्टर कर दिया जाता है एंड एक्सक्रीट कर दिया जाता है बाय द किडनीज, क्योंकि किडनीज का काम ही है एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। कुछ जो अमाउंट ऑफ यूरिया है ये आपके किडनी मैट्रिक्स में रोक लिया जाता है, किडनी के अंदर रोक लिया जाता है। मैंने आपको पहले ही एक टर्म बताई थी इन द इंट्रोडक्शन ऑफ डेफिनेशन ऑफ एक्सक्रीशन कि द कंपोनेंट्स जो कि आप एक्सक्रीट करते हो दे कैन बी फुल्ली एक्सक्रीटेड और दे कैन बी पार्शियली एक्सक्रीटेड। मैंने आपको बताया था काफी बार ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, ऑस्मोलैरिटी मेंटेनेंस के लिए आप कुछ कंपोनेंट्स को रोक सकते हो अपनी बॉडी के अंदर। यहां पर जो यूरिया है इसको किडनी मैट्रिक्स में रोक लिया जाता है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोलैरिटी। तो यूरिया जो है इसको 100% ना एक्सक्रीट करके आप 99% ही एक्सक्रीट करते हैं, 1% यूरिया आप जो है किडनी मैट्रिक्स के अंदर रोक लेते हैं। ओके, तो यूरिया जो है इसमें हमने क्यों कन्वर्ट किया अमोनिया को, क्योंकि मॉडरेट क्वांटिटी ऑफ वाटर ही यहां पर लगेगी, तो वाटर कंजर्वेशन हम लोग बेहतर तरीके से कर पाएंगे। यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं, आपके टेरेस्ट्रियल और सेमी एक्वेटिक एम्फीबियन जो ज्यादातर वक्त अपना लैंड पे बिताते हैं, जैसे कि फ्रॉग्स हैं, टोड्स हैं। इसके अलावा कार्टिलेजिनस फिशेस, क्यों, क्योंकि बोनी फिशेस जो थी ज्यादातर ये आपकी कहां थी, मोस्ट बोनी फिशेस ये आपकी अमोनोटेलिक थी। तो यहां पर ज्यादातर कार्टिलेजिनस फिशेस एंड सम बोनी फिशेस ये किस में आ जाएंगी, सम बोनी फिशेस ये आपकी आ जाएंगी यूरियोटेलिक के अंदर। तो आप इन एग्जांपल्स को एनसीईआरटी में सप्लीमेंट भी कर सकते हैं। लास्ट जो चीज आई जो कि सबसे कम टॉक्सिक है वो है आपकी यूरिक एसिड। तो यहां पर यूरिकोटेलिज्म इसे बोल दिया जाएगा। यूरिक एसिड है ये आपकी सबसे कम सॉल्युबल है। ओके, सो इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। सो पानी जो है उसमें सॉल्युबल ही नहीं होती, तो पानी की इसे जरूरत नहीं पड़ती। सो इट इज नॉट रिक्वायरिंग वाटर फॉर एक्सक्रीशन एट ऑल, इसीलिए ये हमेशा सूखी सूखी सॉलिड के फॉर्म में निकाली जाती है। चिड़िया की बीट आपने देखी होगी, तो दैट इज बेसिकली द हार्ड पैलेट, और पेस्ट की फॉर्म में इसे निकाला जाता है कम से कम वाटर का उपयोग करके। तो यूरिकोटेलिक जो एनिमल्स है इसमें क्या है, आरबीआई स्नेल। तो आर का मतलब क्या है, टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल, ओके, बी का मतलब है बर्ड, आई का मतलब है आपके इंसेक्ट, एंड स्नेल ये आपके मेजर एग्जांपल हैं। इसके अलावा जो लैंड क्रस्टेशियन है ये भी आपके यूरिकोटेलिक माने जाते हैं। ओके, सो मेन जो एग्जांपल है ये तो आपके आरबीआई ही हैं, दैट इज रेप्टाइल, बर्ड्स एंड इंसेक्ट। तो आरबीआई और लैंड स्नेल जो है आप यहां पर लिख सकते हो। तो आरबीआई स्नेल से आप याद करोगे तो कोई भी एनसीईआरटी का एग्जांपल छूटेगा नहीं। ओके, नाउ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन एनिमल्स। अगर आप बात करो एनिमल्स के अंदर, तो अलग अलग प्रकार के ऑर्गन्स आपको देखने को मिलते हैं जिनसे एक्सक्रीशन के प्रोसेस को सप्लीमेंट किया जा सकता है। और ये ऑर्गन्स अलग अलग क्यों है, क्योंकि एनिमल्स में अलग अलग टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप बात करोगे एक स्पंज की, तो स्पंज को एक्सक्रीटरी सिस्टम की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पॉरीफेरन है, राइट। उसमें कुछ चुनिंदा सेल्स हैं, उसमें सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन जब आप आगे बढ़ोगे सीलन ट्रेट में तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स फीचर आपको देखने को मिल जाएगा। फिर आप प्लेटी हेलमिंथ में जाओगे और कॉम्प्लेक्स आपको सेल्स देखने को मिल जाएंगे, फ्लेम सेल्स या प्रोटोनेफ्रीडिया वगैरह। फिर आप आगे जाओगे एनालिडा में आपको प्योर नेफ्रीडिया देखने को मिल जाएंगे। आप इंसेक्ट में जाओगे आपको मालफीजन ट्यूब्यूल देखने को मिल जाएंगे। सारी की सारी चीजें हम लोग एनिमल किंगडम में पढ़ चुके हैं, वी जस्ट नीड टू रिवाइज देम। आपसे पूछा जा सकता है कि ग्रीन ग्लैंड किसमें देखने को मिलेगा, मालफीजियन ट्यूब्यूल किसमें देखने को मिलेगी, नेफ्रीडिया कहाँ है, प्रोटोनेफ्रीडिया कहाँ है, किडनी कहाँ है, ये सारी चीजें हमें देखनी है।
सो इन मोस्ट इनवर्टिब्रेट्स यानी ज्यादातर जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या है, सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म्स हैं। सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म का मतलब ये है सिंपल ऑर्गन्स हैं ट्यूबुलर यानी कि ट्यूब लाइक। क्योंकि आप अगर अपनी बॉडी में किडनी को भी देखेंगे तो किडनी के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, आपके नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, और नेफ्रॉन में भी आप काफी सारे ट्यूब्स को देखेंगे। आप डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले को देखेंगे, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले को देखेंगे, आप प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को देखेंगे, आप डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को देखेंगे, आप कलेक्टिंग ट्यूब को देखेंगे। तो ट्यूब वर्ड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं पर भी आपको अगर एक्सक्रीशन करानी है तो आप ट्यूब के माध्यम से ही एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाते हो। जैसे आपका ब्लड फ्लो करता है इन द ब्लड वेसल्स, वैसे ही आपका जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है ये आपका फ्लो करेगा इन अ सिंपल ट्यूब। इस ट्यूब में क्या होता है, इस ट्यूब में काफी एसेंशियल प्रोसेस होता है जिन्हें आप बोलते हैं एब्जॉर्प्टिव प्रोसेसेस एंड द सिक्रेटरी प्रोसेसेस। तो ट्यूब के अंदर क्या होते हैं, एब्जॉर्प्टिव प्रोसेसेस जिसको आप एब्जॉर्प्शन बोलते हो, एंड सेकंड इज सिक्रीटरी प्रोसेसेस जिसको आप सिक्रीशन बोलते हो। एब्जॉर्प्शन का मतलब यह है कि कोई चीज एब्जॉर्ब भी हो सकती है। अगर समझ लीजिए आपको अपनी बॉडी में वापस चाहिए कुछ वाटर, कि भाई मुझे ऑस्मोलैरिटी मेंटेनेंस के लिए कुछ वाटर चाहिए, मैं नहीं चाहता अभी तुम इसे एक्सक्रीट करो, तो मैं वाटर वापस ले लेता हूं इस पूरे सोल्यूशन से। तो ट्यूब के अंदर जो सोल्यूशन जा रहा था एक्सक्रीट होने के लिए, इससे मैंने वाटर बाहर निकाल लिया, मुझे वाटर बाहर बाहर चाहिए, राइट। तो मैंने क्या कर लिया, यहां पर रीअब्सॉर्ब कर लिया वाटर को। और सिक्रीट मतलब कुछ चीजें मुझे एक्सक्रीट करनी है, वो मैंने डाल दी है इस ट्यूब के अंदर, जैसे कि पोटेशियम, कि इस आयन की मुझे कम जरूरत है, तो पोटेशियम मैंने अंदर डाल दिया और वाटर मैंने बाहर निकाल लिया। तो ये दो एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन की प्रोसेसेस हैं, ये इस ट्यूब के अंदर होती है। अदरवाइज आप बाहर थोड़ी सारी चीजें रिलीज कर दोगे कि बाहर ही आपके आयंस भी पड़े हैं, बाहर ही आपका वाटर भी पड़ा है, तो बॉडी को कैसे पता लगेगा कि किस चीज को एक्सक्रीट करना है। तो आपकी बॉडी बहुत ही डायनामिक होती है, वो इस ट्यूब में क्या करती है, जो जो चीजें एक्सक्रीट करनी है वो तो लोड कर देती है, जो जो चीजें काम की है वो अनलोड कर देती है। बचा हुआ सारा जो सामान है जो ट्यूब के अंदर रहता है ये एक्सक्रीट कर दिया जाता है एट द एंड ऑफ द डे। इसीलिए इन ऑर्गन्स का ट्यूबुलर होना जरूरी है। तो इस एक वर्ड पे हमने इतना टाइम लगाया है क्योंकि इस वर्ड की महत्व को आप समझेंगे जब हम आगे नेफ्रॉन की डिस्कशन करेंगे। तो जो इनवर्टिब्रेट्स है इनमें तो ट्यूबुलर ऑर्गन होंगे लेकिन थोड़े सिंपल, लेकिन जो वर्टिब्रेट्स हैं इनमें कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन होंगे, होंगे ट्यूबुलर ही, है ट्यूब ही लेकिन कॉम्प्लेक्स, जैसे कि किडनीज जिनके अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं सिंगल किडनी के अंदर, ये थोड़े कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स आपको देखने को मिलेंगे। These organ perform the functions of excretion and osmoregulation। एक्सक्रीशन का तो काम करेंगे ही, चीजों को एक्सक्रीट करेंगे, और ऑस्मो रेगुलेशन का काम भी करेंगे। यहां पर क्या हो रहा है, ऊपर जो सिक्रीशन और रीएब्जॉर्प्शन मैं बता रहा हूं इट इज ऑस्मो रेगुलेशन। मैं चाहता हूं कि मेरी बॉडी की चीजें डाइल्यूट हो जाए तो मुझे ज्यादा पानी चाहिए, और मैं चीजों को डाइल्यूट करना चाह रहा हूं तो मैं कुछ कंसंट्रेटेड आयंस बॉडी से बाहर फेंक दूंगा। तो ये जो चीजें हुई, वाटर का रीएब्जॉर्ब होना और पोटेशियम का सिक्रीट होना, ये दोनों क्या कर रही हैं, ऑस्मो रेगुलेशन। और एक बात हमेशा याद रखना जिंदगी में कि जो ऑर्गन आपका एक्सक्रीशन कराएगा, जो ऑर्गन आपका एक्सक्रीशन कराएगा वही ऑर्गन आपका हमेशा ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करेगा, क्योंकि दोनों चीजें रिलेटेड हैं, ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा अलग नहीं है। तो आपका एनसीईआरटी में 1000 बार ये चीजें लिखी हुई मिलेंगी, दैट किडनी हेल्प्स इन एक्सक्रीशन, इट हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन एज वेल। यानी ये क्या करता है, आपके वाटर बैलेंस में, पीएच बैलेंस में, आयन बैलेंस में हेल्प करता है। तो मेरे भाई ये तुम्हें बार बार याद रखने की जरूरत नहीं है, एक ही बार लिख लो, काम खत्म कर दो। जो भी ऑर्गन एक्सक्रीशन कराएगा वो आयनिक बैलेंस, ऑस्मो रेगुलेशन पक्का ही पक्का कराएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अब एक्सक्रीटरी ऑर्गन देखो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द फ्लेम सेल, जो हमने कहां पर सुने थे एनिमल किंगडम में। फ्लेम सेल हमने प्लेटी हेलमिंथ में सुने थे, यानी हमने फ्लैट वॉर्म्स के अंदर सुने थे। तो यहां पर जो प्लेटी हेलमिंथ है इनके अंदर प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल प्रेजेंट रहते हैं। इसके अलावा रोटिफर्स में भी ये देखने को मिलते हैं, कुछ एनालिट्स में देखने को मिलते हैं जो लोअर एनालिट्स हैं इनके अंदर, एज वेल एज जो सिफेलोकॉर्डेट है कॉर्डेटा के अंदर भी, यानी एम्फिऑक्सस के अंदर आपको ये देखने को मिलता है। यानी प्रोटोनेफ्रीडिया बहुत फैला हुआ है, बहुत ही फैला हुआ बिजनेस है इसका। स्टार्टिंग फ्रॉम प्लेटी हेलमिंथ, ये रोटिफर में भी है, ये कुछ एनालिट्स के अंदर भी है, एज वेल एज ये सिफेलोकॉर्डेट के अंदर भी है अच्छे खासे लेवल पर। नेफ्रीडिया आपके ज्यादातर एनालिट्स में देखने को मिलता है। सिंगल एग्जांपल यहां पर याद करना है। मालफीजन ट्यूब्यूल आपको कॉकरोच में देखने को मिले थे, कॉकरोच की हम टाइप स्टडी कर चुके हैं, तो इंसेक्ट में देखने को मिलता है। एंटिनल ग्लैंड्स या ग्रीन ग्लैंड्स जो हैं ये आपको क्रस्टेशियंस में देखने को मिलते हैं, राइट, क्रस्टेशिया में देखने को मिलते हैं। ये भी आपका सिंगल एग्जांपल है। और किडनी आपको, इट इज अ कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन, ये जो हम कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन की बात कर रहे हैं ना किडनी,
ये आपका हायर एनिमल्स में देखने को मिलता है, जैसे कि मैमल्स वगैरह। ओके, तो यहां पर किडनी हो जाएगी, क्रस्टेशियंस में ग्रीन ग्लैंड या फिर एंटिनल ग्लैंड्स, इंसेक्ट में मालफिजन ट्यूब्यूल, एनालिड्स में आपका क्या हो जाएगा, नेफ्रीडिया, और जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं सच एज प्लेटीहेल्मिन्थ, इनमें प्रोटोनेफ्रीडिया। याद क्या क्या करना है, यहां पर हाईलाइट कर देते हैं। याद क्या क्या करना है, रोटिफर हमारे लिए नया है, यहां पर सम एनालिड्स में प्रोटोनेफ्रीडिया होता है बिकॉज इट इज प्रिमिटिव नेफ्रीडिया, तो नेफ्रीडिया से पहले आपका ये भी एनालिड में आ सकता है, एंड सिफेलोकॉर्डेट। तो हमें 3 नाम याद करने हैं बस, रोटिफर, एनालिड और सिफेलोकॉर्डेट, जो कि क्या शो करेंगे, जो कि आपका प्रोटोनेफ्रीडिया की प्रेजेंस शो करेंगे। तो अलग अलग एनिमल्स में डिपेंडिंग ऑन व्हाट देयर लेवल इज, व्हाट देयर ऑर्गेनाइजेशन इज, अलग अलग एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हमें देखने को मिलते हैं। अब यहां पर देखिए ह्यूमन किडनी का स्ट्रक्चर। अब हम अगर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है किडनी, लेकिन उसके अलावा भी काफी चीजें हैं जो कि इस पूरे के पूरे प्रोसेस का ख्याल रखती है। ओके, तो यहां पर जो किडनी है उनसे ये आपके पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स भी जा रहे होंगे, जिन्हें आप यूरेटर बोलते हैं, और ये अल्टीमेटली यूरिनरी ब्लैडर में जाकर ओपन हो जाते हैं, जो नीचे पिंक कलर में आपको दिखाई दे रहा है, एंड इसकी ओपनिंग है यूरेथ्रा, जिसके थ्रू आपका एक्सक्रीटरी मटेरियल जो है बाहर निकल जाता है। तो इन सारी की सारी चीजों के बारे में आपको पढ़ना है, इनका स्ट्रक्चर, इनकी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी में इनकी लोकेशन, हर एक चीज के बारे में। सो लेट्स टॉक अबाउट द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में सबसे पहले है एक पेयर ऑफ किडनी, यानी किडनीज आपकी होंगी 2, राइट। एक किडनी आपको ये देखने को मिल रही है, एक किडनी आपको ये देखने को मिल रही है, जो कि राजमा जैसी दिखाई देती है, उसी जैसा कलर होता है, उसी जैसी शेप होती है, तो इसे बीन शेप किडनी भी बोलते हैं, राइट। ये जो आपकी किडनी है एक इस साइड में है, एक किडनी आपकी इस साइड में, इस साइड आपको खोलकर दिखाई हुई है जिससे कि आप इसके अंदर के रीजन्स को समझ सकें, और इस साइड आपकी नॉर्मल दिखाई हुई। अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, पेयर ऑफ यूरेटर, क्योंकि एक किडनी है तो एक किडनी से आपका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उनको नीचे की साइड ब्लैडर तक लेके जाने के लिए आपको पाइप की जरूरत है, तो जो पाइप है इसको आपने क्या बोल दिया है, यूरेटर बोल दिया है। तो 2 किडनी है तो 2 पाइप लगे, तो पेयर ऑफ यूरेटर विल बी देयर। यूरिनरी ब्लैडर जो सिंगल होगा, क्योंकि दोनों यूरेटर आपके सेम यूरिनरी ब्लैडर में ही ओपन हो रहे हैं, एंड यूरेथ्रा जो कि ओपनिंग है इस यूरिनरी ब्लैडर की, ये यूरेथ्रा जो है ये भी सिंगल है, जिसके थ्रू आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है बाहर निकल जाएगा, राइट। सीधी सी बात है कि ये आपका ऑर्गन है, तो यहां पर आपकी वस्कुलर सप्लाई भी होगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपको लेकर भी आना है, तो यहां पर आपकी जो रीनल आर्टरी है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है। रीनल का मतलब क्या है, रीनल का मतलब है साफ साफ आपका किडनी से, तो रीनल का मतलब ही होता है किडनी, तो किडनी में अगर कोई ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आ रहा है तो वो है रीनल आर्टरी, और यहां से सिर्फ मेटाबॉलिक रिएक्शन भी यहां पर होंगी, तो यहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जाएगा ये है आपकी वेन। ओके, इंफीरियर वेना केवा आपको यहां पर देखने को मिल जाती है, तो वेन भी आपके यहां पर मौजूद है, यानी कि प्रॉपर आपकी ओरिएंटेशन है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ भी रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा भी रहा है। किडनी के ऊपर आपको एक ग्लैंड देखने को मिलता है जिसको आप क्या बोलते हो, एंडोक्राइन ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल में आपने हार्मोन सुने होंगे पक्का, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, राइट, इमरजेंसी हार्मोन्स, वो एड्रेनल ग्लैंड से ही बनते हैं, जिसके बारे में हम केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो यहां पर आपकी किडनी है विच इज द फर्स्ट पार्ट, किडनी जो है ये आपकी 2 है, देन आपके ये यूरेटर में प्रोडक्ट्स को पास कर देती हैं, देन दे लीड टू द यूरिनरी ब्लैडर, एंड यूरेथ्रा से ओपन होकर बाहर निकल जाती हैं। चारों के चारों जो पार्ट्स है ये आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं। किडनी के अंदर अभी हम चलने वाले हैं, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर डिस्कशन फ्रॉम किडनी। किडनी के अंदर की जो जांच पड़ताल है वो हम कर लेते हैं कि इसके अंदर आखिर प्रेजेंट क्या क्या रहेगा और किस हिसाब की इसकी ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलती है। तो किडनी का स्ट्रक्चर कैसा है, पहली बात ये रेडिश ब्राउन कलर की है, रेडिश ब्राउन कलर के एकदम राजमा की तरह, जो मैंने आपको बताया था, जो आपके नॉर्मल बीन का कलर है उसकी शेप भी बीन जैसी है किडनी की, और इसका कलर भी बीन जैसा है, तो ये बीन की शेप की होती है, और इस पे एक टफ 3 लेयर की फाइब्रस कैप्सूल लगी रहती है, यानी इसको कवर करने वाली जो लेयर है ये 3 लेयर थिक है, 3 लेयर थिक है, जिसको आप थीका भी बोलते हो। ओके, इट इज सिचुएटेड बिटवीन द लेवल ऑफ लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा। यहां पर क्या होता है, सर्वाइकल वर्टिब्रा होते हैं, देन थोरेसिक, लंबर, सेक्रल एंड कॉक्सिस। तो यहां पर सर्वाइकल जो है उसमें नहीं प्रेजेंट है आपका किडनी, जो आपका थोरेसिक वर्टिब्रा है यहां पर लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा से लेकर फिर आपका फर्स्ट लंबर, सेकेंड लंबर और थर्ड लंबर के बीच में आपका प्रेजेंट है कौन, किडनी।
तो किडनी आपका लास्ट थोरेसिक से थर्ड लंबर के बीच में प्रेजेंट होती है। ओके, और ये आपका क्लोज टू डॉर्सल इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। जाहिर सी बात है एब्डोमिनल रीजन में है तो एब्डोमिनल कैविटी में, लेकिन डॉर्सल मतलब पीछे की साइड प्रेजेंट है। तो किडनी को आप कभी अगर लोकेट करते हो किसी को बताने के लिए भी, तो आप ऐसा नहीं बताते कि मेरी किडनी यहां है, आप पीछे की साइड हाथ लगाते हो, कमर की साइड, बिकॉज आपकी किडनी उसी लेवल पे प्रेजेंट होती है इन द लोअर एब्डोमिनल रीजन, इसीलिए डॉर्सल साइड में प्रेजेंट है, इसीलिए आपने पीछे हाथ लगाकर बताई। एंड लास्ट थोरेसिक यानी जो लास्ट टी है और थर्ड लंबर यानी थर्ड जो एल है, इसके बीच में आपको पोजीशन देखने को मिलती है किडनी की, यानी लोअर एब्डोमिनल रीजन में ये प्रेजेंट होगा। इसके जो डायमेंशंस हैं क्या है, लेंथ इसकी 10 से 12 सेंटीमीटर है, लेंथ इसकी 10 से 12 सेंटीमीटर है। तो यहां पर हम लोग लोकेट कर देते हैं इसको 10 से 12 सेंटीमीटर। यहां पर अगर आप इसकी विड्थ देखेंगे तो 5 से 7 सेंटीमीटर है। ओके, इफ यू विल टॉक अबाउट द विड्थ, इट इज गोइंग टू बी 5 to 7 सेंटीमीटर। एंड यहां पर अगर आप इसकी मोटाई देखेंगे तो 2 से 3 सेंटीमीटर है, यानी थिकनेस इसकी 2 से 3 सेंटीमीटर है। अगर हम 3D में ड्रॉ करें तो इस हिसाब की आपको ओरिएंटेशन देखने को मिलेगी। तो ये जो आपकी थिकनेस है इस किडनी की, ये क्या हो जाएगी, 2 से 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। एवरेज जो वेट है ये 120 से 170 ग्राम के बीच में होता है, यानी एवरेज वेट अगर आप निकालें तो अराउंड 150 ग्राम यानी 150 ग्राम के आसपास आपका एक किडनी का वजन हो जाता है। तो डायमेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 से 12 सेंटीमीटर, 5 से 7 सेंटीमीटर एंड 2 से 3 सेंटीमीटर इनकी लेंथ, ब्रेड्थ और थिकनेस होगी रिस्पेक्टिवली, और वजन इसका होगा एवरेज 150 ग्राम। ओके, पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इस वाले पॉइंट को गौर से याद करें बहुत ही बेहतर तरीके से, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। लंग की पोजीशन भी आपसे पूछी जा सकती है, पूछी गई भी है प्रीवियस एग्जामिनेशंस में। किडनी की पोजीशन भी आपसे पूछी जा सकती है। अगर आप स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की बात करें तो किडनी में काफी सारी एसेंशियल पार्ट्स आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। लेट्स टेक अ लेजर पॉइंटर एंड लेट्स हैव अ डीप एनालिसिस ऑफ किडनी स्ट्रक्चर। उसके बाद हम अपने हाथों से बनाकर देखेंगे कि किडनी के कौन से पार्ट का क्या नाम है और कौन सा पार्ट क्या करता है स्पेसिफिकली। तो अगर आप किडनी की ये जो शेप है इसको नोट करें तो ये बीन शेप है। लेजर पॉइंटर को गौर से देखिएगा, बीन शेप, रेड टू ब्राउन कलर्ड आपकी किडनी। ये जो आपका एक नॉच लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो आपका एक छेद है यहां पर, जिससे कि आपकी आर्टरीज आ रही हैं, वेन्स भी आपकी आ रही हैं, यहां पर यूरेटर है जो नीचे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को लेके जा रहा है, ये भी प्रेजेंट है। इसके अलावा यहां पर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए नर्व्स भी आएंगी। तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं ये यहां पर ओपन होती हैं इस छोटे से पोर लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको आप क्या बोलते हो, हाइलम बोलते हो। इस हाइलम रीजन के अंदर जैसे ही आप किडनी के पहले पार्ट में घुसेंगे, यहां तक तो सारी नसें और आपकी नर्व्स ही थी, यूरेटर वगैरह थी। इसके अंदर जब आप घुसोगे किडनी के पहले पार्ट में तो आपको थोड़ा ओपन स्पेस देखने को मिलेगा, ये वाला। इसे आप क्या बोलते हो, इसे आप रीनल पेल्विस बोलते हो, इसे आप रीनल पेल्विस बोलते हो, इस वाले रीजन। ये जो रीनल पेल्विस है इसमें कुछ इस प्रकार की कप शेप प्रोजेक्शंस देखने को मिलते हैं। इस हिसाब से रीनल पेल्विस जो है थोड़ा सा मोल्डेड रहता है, और इस कप शेप प्रोजेक्शन के अंदर क्या प्रेजेंट है, आपकी मेडुलरी पिरामिड प्रेजेंट। ओके, और इसके बाहर का जो रीजन है, मेडुला के बाहर का रीजन, इसे आप क्या बोलते हो, कॉर्टेक्स बोलते हो। राइट, सो दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ किडनी। इसे हम अपने हाथ से बनाकर देखेंगे। सबसे पहले हम सारे के सारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी कैसा है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ इनर कनकेव साइड ऑफ किडनी। अगर आप अंदर वाले साइड को देखें, यहां पर इस वाले साइड को अगर देखें जहां पर ओपनिंग हो रही है, तो यहां पर क्या है, आपका हाइलम प्रेजेंट है, जिसके थ्रू ब्लड वेसल, आपकी लिम्फ वेसल, आपके यूरेटर एज वेल एज इंपॉर्टेंट नर्व्स एंटर कर रही हैं। तो ये जो हाइलम है इसे आप एंट्री या एग्जिट पॉइंट बोल सकते हो, कि ये जो नॉच लाइक स्ट्रक्चर है इसमें आपकी चीजें एंटर भी करती हैं और इससे आपकी चीजें एग्जिट भी करती हैं। ये वो पोर है जो कि किडनी के अंदर एंट्री देता है काफी सारी ट्यूब्स को और काफी सारी डक्ट्स को। जैसे ही आप हाइलम से अंदर जाएंगे किडनी की तरफ, तो आपको एक फनल शेप कैविटी देखने को मिलेगी, जिसे आप रीनल पेल्विस बोलते हैं। ये वाला जो रीजन है इसको आपने क्या बोला है, रीनल पेल्विस बोल दिया है। ये वाला यहां तक का जो रीजन है दैट इज रीनल पेल्विस, जो ओपन स्पेस यहां पर देखने को मिल रहा है। और इसकी प्रोजेक्शन है कप लाइक प्रोजेक्शन, जिसको आप कैलिक्स बोलते हो। ओके, इस हिसाब से जो प्रोजेक्शन है ये वाली, इसको आप कैलिक्स बोलते हो। जो कर्वेचर है दिस विल बी कॉल्ड एज कैलिक्स, और काफी सारे हैं तो इन्हें आप कैलिक्सिस बोल सकते हो, जो कि यहां पर मेंशन है। फिर ये जो कैलिक्सिस हैं, ओके, इसके अंदर क्या फिट हो जाएगा, मेडुलरी पिरामिड फिट हो जाएगा। तो मेडुला जो है ये अंदर वाले पार्ट को कहा जाता है। अगर आपकी किडनी में दो पार्ट हैं तो आउटर पार्ट जो है ये हमेशा क्या कहलाता है, आउटर पार्ट इज कोट, एंड कोट में कुछ अल्फाबेट आते हैं। ओके,
कोट में कुछ अल्फाबेट आते हैं जैसे कि CO और T, तो कॉर्टेक्स मतलब ये कोट बना रहा है आपका किसी भी चीज के बाहर का। तो कॉर्टेक्स वर्ड इन बायोलॉजी इज ऑलवेज फॉर द आउटर रीजन, क्योंकि कॉर्टेक्स में कोट के अल्फाबेट्स आ रहे हैं, और अंदर वाला जो रीजन है ये हमेशा क्या होता है, मेडुला रीजन होता है। तो ये जो मेडुला है ये आपका अंदर की साइड प्रेजेंट है, जैसे मेडुलरी पिरामिड है तो जाहिर सी बात है अंदर की साइड है, और ये जो बाहर वाला रीजन है, ये वाला जो रीजन है ये आपका क्या है, ये आपका कॉर्टेक्स है। ओके, तो किडनी में आउटर कॉर्टेक्स रीजन है जो कि कोट से रिजेंबल करता है, एंड इनर मेडुलरी रीजन है। ये जो मेडुला है इसमें आपकी कोन लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो कि पिरामिड्स कहलाते हैं, इन्हें आप मेडुलरी पिरामिड बोलते हो, जो कि कैलिक्स पे जाके बैठ जाता है। अब यहां पर आपकी इस प्रकार की कैलिक्स थी, तो इस कैलिक्स के ऊपर आपका ये पिरामिड जाकर के एकदम से फिट हो जाता है। ओके, सो दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज पिरामिड, और नीचे इसके जो प्रोजेक्शन थी आपके रीनल पेल्विक्स थी, इसे आपने क्या बोल दिया, कैलिक्स बोल दिया। कॉर्टेक्स जो है ये आपके मेडुलरी पिरामिड के बीच में भी पाया जाता है, इस जगह पर। इन्हें आप क्या बोलते हो, सिंस ये कॉलम के फॉर्म में प्रेजेंट है तो आप इन्हें क्या बोलते हो, कॉलम ऑफ बर्टीनी बोल देते हो। अब किडनी को हम लोग हाथ से ड्रॉ करेंगे और हम लोग जानेंगे एक एक चीज का नाम अच्छे तरीके से, राइट। तो अब हम लोग अपने हाथ से किडनी को बनाकर देखें। ये आपकी किडनी है बीन शेप, तो इसको मैं व्हाइट कलर से बना देता हूं सिंस ब्लैक पे कॉन्ट्रास्ट काफी अच्छा लगेगा। सो दिस इज द किडनी, बीन शेप है, सो वी हैव ड्रॉड इट क्वाइट वेल। यहां पर ये जो आपको इलाका दिखाई दे रहा है, दिस पर्टिकुलर रीजन, ये जो छेद है इसको हमने क्या बोल दिया, इसको हमने बोल दिया है हाइलम, इसको हमने हाइलम या हाइलस बोल दिया है, हाइलम या हाइलस बोल दिया। अब ये जो हाइलम है इसके अंदर काफी सारी चीजें आ रही हैं, इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आ रहा है, राइट। इसके यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा भी रहा है, इसके नीचे आपका यूरेटर भी है जो यूरिनरी ब्लैडर से इसे कनेक्ट कर रहा है, इस प्रकार से। एंड यहां पर काफी सारी नर्व्स हैं जो कि इनरवेट हो रही हैं आने के बाद, यानी यहां पर नर्व्स का एक कनेक्शन भी आपको देखने को मिल रहा है। सो दिस पर्टिकुलर रीजन जहां पर ये सारी चीजें आती हैं, चाहे वो आपका यूरेटर हो, चाहे वो आपकी आर्टरी हो, चाहे वो आपकी वेन हो, या चाहे वो आपकी नर्व हो, ये सारी चीजें जहां से घुस रही हैं, निकल रही हैं, इस रीजन को आपने हाइलम बोला। हाइलम के बाद यहां पर जो रीजन प्रेजेंट है, व्हाइट कलर से ही ड्रॉ कर लेते हैं, यहां पर जो रीजन प्रेजेंट है उसे आप क्या बोलते हो, रीनल पेल्विस। और रीनल पेल्विस जो है इसके ऊपर एक ऐसी कॉनिकल प्रोजेक्शन प्रेजेंट है इस हिसाब की, राइट, यानी ऊपर हल्का सा स्पेस प्रेजेंट है जहां पर कोई कोन लाइक चीज फिट हो सकती है, राइट, इस प्रकार से। ऑलराइट, तो ये जो आपका खाली रीजन है इसको आपने क्या कह दिया, ये जो आपका खाली रीजन है इसको आपने क्या कह दिया, रीनल पेल्विस कह दिया, रीनल पेल्विस कह दिया। और यहां पर ये जो आपके प्रोजेक्शंस हैं जिसमें एक पिरामिड लाइक या ट्रायंगुलर चीज आकर फिट हो सकती है, इसे आपने क्या कह दिया, कैलिक्स कह दिया। काफी सारे कैलिक्स हैं तो इसे आप कैलिक्सिस भी कह सकते हो, राइट, जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड है इसको आप कैलिक्सिस भी कह सकते हो। अब इस कैलिक्स के अंदर क्या फिट होगा, इस कैलिक्स के अंदर आपका मेडुलरी पिरामिड फिट होगा। तो यहां पर जो मेडुलर रीजन था यानी जो इनर रीजन था उसका पिरामिड आकर के फिट हो गया, ये वाला। तो आपका इनर रीजन है तो इसको आपने क्या बोला, मेडुलर रीजन, और मेडुलर रीजन में ये पिरामिड आकर के फिट हो गया है तो इस रीजन को आपने क्या बोल दिया, इस फिटिंग को आपने क्या बोल दिया, मेडुलरी पिरामिड, मेडुलरी पिरामिड। ओके, मेडुलरी पिरामिड आपका ऑब्वियसली किस रीजन का पार्ट है, इनर रीजन यानी मेडुला का पार्ट है या मेडुलरी रीजन का पार्ट है। ओके, इसके अलावा जो बाहर का पार्ट होगा, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो स्पेसिफिक पार्ट है बाहर वाला, इसको हम लोग क्या कह देंगे, इसको हम लोग कह देंगे कॉर्टेक्स, इसको हम लोग कह देंगे कॉर्टेक्स। अब ये जो कॉर्टेक्स वाला रीजन है, ये जो खाली रीजन है, मेडुला के बीच में भी प्रेजेंट रहता है, यहां पर भी। तो ये क्या है, कॉर्टेक्स वाला रीजन काफी बार इस मेडुला के बीच तक भी एक्सटेंड हो जाता है, तो आप इसे क्या कह देते हैं, आप इसे कॉलम के फॉर्म में प्रेजेंट है तो आप इसे कह देते हैं कॉलम ऑफ बर्टीनी, कॉलम ऑफ बर्टीनी, या फिर आप इसे कॉर्टेक्स कॉलम भी कह सकते हैं या इंटरमेडुलरी कॉलम भी कह सकते हैं, क्योंकि मेडुला रीजन के बीच में प्रेजेंट है। हालांकि इसका जो स्टैंडर्ड नाम है वो कॉलम ऑफ बर्टीनी कहा जाता है। ये आपकी किडनी का स्ट्रक्चर।
ओके, ये आपका एक्चुअल किडनी का स्ट्रक्चर। यहां पर अगर आप देखेंगे तो चारों ओर क्या प्रेजेंट रहते हैं, आपके नेफ्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। यहां पर आप देखेंगे इस प्रकार से नेफ्रॉन आपके प्रेजेंट है, आगे चल के आप पढ़ेंगे ये नेफ्रॉन। ओके, तो नेफ्रॉन क्या हो सकता है, ये आपका हो सकता है मेडुला को सिर्फ जस्ट टच ही करे, तो आप इसे क्या बोल दोगे, ज्यादातर जो पार्ट है आपका नेफ्रॉन का कॉर्टिकल रीजन में है, तो आप इसे कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोल देते हो। लेकिन कुछ कुछ एक जो नेफ्रॉन है ये आपके डीप चले जाते हैं, इनकी जो ये आपकी ट्यूब है ये डीप चली जाती है मेडुला में, तो आप इन्हें क्या बोलते हो, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कह देते हो, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कह देते हो कि ये जो नेफ्रॉन है ये आपके मेडुला तक रीच कर चुके हैं। ओके, तो यहां पर ये वाला जो रीजन है इसमें आपको नेफ्रॉन भरे हुए देखने को मिलेंगे। ये जो नेफ्रॉन होते हैं क्या बनाते हैं, ये आपकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कहलाते हैं, क्योंकि यही फंक्शन करेंगे पूरा का पूरा एक्सक्रीशन का। जिस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल एनालिसिस ऑफ अ टिपिकल नेफ्रॉन। तो वहां पर ये चीजें हमें काम आएंगी। तो इस डायग्राम का आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैं भी यहाँ पर ले लेता हूँ सो दैट आई कैन अपडेट। एंड अल्टीमेटली यहाँ पर आपको एनसीईआरटी के डायग्राम से एक्स्ट्रा चीजें देखने को मिली, तो ये जो दोनों चीजें मैंने यहाँ पर बनाई हैं इनको आप अपनी एनसीईआरटी में सप्लीमेंट भी करिए। ओके, ये आपके किडनी का स्ट्रक्चर था। ओके, कॉलम ऑफ बर्टीनी तक हम पढ़ चुके हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ किडनी एट अ ग्लांस ये हम देख लेते हैं। तो यहां पर हमने क्या क्या देखा कि देखो यार, आर्टरीज वेन्स आ रही हैं, यूरेटर आ रहा है, नर्व्स आ रही हैं, ये आपकी किडनी का नॉर्मल स्ट्रक्चर है। यहां पर ये जो आपका नॉच है इसे आपने हाइलम बोला। ओके, इस हाइलम के अंदर ये वाला जो रीजन है इसे आपने क्या बोला, रीनल पेल्विस। यहां पर आपकी कप शेप स्ट्रक्चर है जिसको आपने बोला कैलिक्स। कैलिक्स के ऊपर कौन बैठा है, मेडुलरी पिरामिड बैठा हुआ है। मेडुलरी पिरामिड के बाहर का रीजन कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स का वो रीजन जो पिरामिड्स के बीच में है इसे आपने क्या बोला, कॉलम के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो कॉलम ऑफ बर्टीनी बोल दिया। सबसे खास चीज यहां पर क्या है जो मैंने आपको बताई, वो है आपके नेफ्रॉन की प्रेजेंस। कुछ नेफ्रॉन आपके यहां पर टच करके जा रहे हैं, तो इन्हें आप क्या बोल रहे हो, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। लेकिन कुछ नेफ्रॉन इस डायग्राम में देखो एकदम अंदर तक जा रहे हैं, राइट, यहां तक आ गए मेडुलरी पिरामिड तक, जबकि कुछ आपके सिर्फ मेडुलरी पिरामिड के सरफेस को टच करके भाग गए। तो ये जो बाहर वाले इन्हें कॉर्टिकल रीजन में ज्यादातर पार्ट है तो कॉर्टिकल ही हम बोलेंगे, और जो आपके मेडुला के अंदर तक आ जाते हैं इन्हें आप जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स बोल सकते हैं। ओके, अब यहां पर देखो यार, नेफ्रॉन जो है इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि अब हम किडनी का स्ट्रक्चर देख चुके हैं, नाउ इट्स टाइम फॉर नेफ्रॉन। अब देखो यार, ये तो आपका कॉर्टिकल रीजन है, यहां तक तो रीजन है आपका कॉर्टेक्स। ओके, ये वाला रीजन आपका कॉर्टेक्स है ऊपर वाला, और नीचे वाला जो रीजन है ये है आपका मेडुला। तो काफी जो नेफ्रॉन है ये आपके कॉर्टिकल रीजन में रहते हैं, लेकिन काफी मेडुला के अंदर एकदम डीप जा चुके रहते हैं, तो इस बेसिस पे इनका नाम अलग अलग पड़ जाता है। जो सिर्फ कॉर्टेक्स में है उसका नाम कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जो अंदर तक चला जाता है अपनी इस ट्यूब को लेकर के, यानी लूप ऑफ हेनले को लेकर के, ये कहलाता है जक्स्टामेडुलरी। ओके, तो यहां पर आपके अलग अलग पार्ट्स आपको नेफ्रॉन के देखने को मिलेंगे। सो ईच किडनी, यानी हर किडनी में लगभग 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, यानी हर किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन से भी ज्यादा प्रेजेंट हैं, यानी दोनों किडनी में 20 से 25 लाख नेफ्रॉन आपको देखने को मिलते हैं। नेफ्रॉन जो है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहलाती हैं किडनी की। जैसे कि सेल है आपकी बॉडी के लिए, वैसे ही नेफ्रॉन बना रहे हैं किडनी को। ईच नेफ्रॉन हैज 2 पार्ट्स। पहला आपका ग्लोमेरुलस जो कि अपर बल्ज्ड पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है इसको हम ग्लोमेरुलस बोल रहे हैं। एंड इसके नीचे का जो पार्ट है ये रीनल ट्यूब्यूल, जो कि कनेक्शन ऑफ ट्यूब्स है। यहां पर अलग अलग ट्यूब्स हैं, जैसे कि सबसे पहले आपकी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल क्योंकि पहले प्रेजेंट है तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर ये जाएगी आपकी लूप ऑफ हेनले में, तो लूप ऑफ हेनले भी क्या है, आपकी ट्यूब है। इसमें 2 लूप्स होती हैं, एक तो आपकी डिसेंडिंग लूप, एक आपकी असेंडिंग लूप। एंड यहां पर यानी डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब, सॉरी। एंड यहां पर आपकी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल भी प्रेजेंट है, डिस्टल जो कि आपकी दूर प्रेजेंट है, बाद में प्रेजेंट है। एंड इसके बाद आपकी कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग ट्यूब प्रेजेंट है, यानी इसके बाद ट्यूब ही ट्यूब है, दुनिया भर के ट्यूब है, राइट। तो इनिशियली आपका ग्लोमेरुलस प्रेजेंट है, इसके बाद ट्यूब ही ट्यूब है जो कि सारा काम संभाल रही है। तो एक पार्ट है जो कि आपके फिल्ट्रेशन का काम करेगा, वो है आपका ग्लोमेरुलस, ओके, जो कि फिल्ट्रेशन में अच्छी खासी हेल्प करता है। एंड उसके बाद 2 पार्ट हैं जो कि आपके एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन में हेल्प करेंगे, क्योंकि ट्यूब्यूल है तो ट्यूब किस में काम कर रही थी, ट्यूब मैंने आपको बताया था ऑस्मो रेगुलेशन में काम कर रही थी। ये आपके रीएब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करेंगी और ये आपकी सिक्रीशन में भी हेल्प करेंगी, राइट, सिक्रीशन में भी हेल्प करेंगी।
तो इस पार्ट को हमें देखना है। जैसे ये ग्लोमेरुलस है, उसके बाद देखो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कॉन्वोल्यूटेड क्यों, क्योंकि घूमी हुई है, यहां पर देखो कॉइल्ड है, तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर ये आपकी लूप ऑफ हेनले है, तो सबसे पहले नीचे जाएगी ट्यूब, तो इट इज डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो लूप ऑफ हेनले की नीचे जाने वाली लिम्ब क्या है, डिसेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब। फिर ये ऊपर जा रही है, फ्लो की डायरेक्शन देखो, तो इसे आप क्या बोलेंगे, लूप ऑफ हेनले की असेंडिंग लिम्ब। तो ये वाली है, इसको आप क्या बोलेंगे, असेंडिंग लिम्ब। फिर यहां पर है आपके डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो दूर प्रेजेंट है, कॉइल्ड है, इट इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और काफी सारी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ओपन हो जाती हैं आपके एक कलेक्टिंग डक्ट में, और कलेक्टिंग डक्ट से ये यूरेटर के पास चली जाती हैं, जिसके थ्रू ये आपकी पहुंच जाएंगी कहां तक, यूरिनरी ब्लैडर तक, एंड अल्टीमेटली यूरेथ्रा ओपन होगा और वहां से आपका जो भी सामान है, एक्सक्रीटरी मटेरियल, वो बाहर भेज दिया जाएगा। राइट, सो दिस इज द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेफ्रॉन। अब इसको थोड़ा डिटेल में देखना है एनसीईआरटी का एक्सपोजर लेते हुए। तो नेफ्रॉन के आपको दो पार्ट बताएं, पहला ग्लोमेरुलस और दूसरा आपका ट्यूब्स। तो यहां पर हम ग्लोमेरुलस के बारे में बात करेंगे कि ग्लोमेरुलस आखिर बनता कैसे। तो नेफ्रॉन का पहला पार्ट था ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या है, एक टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, यानी कैपिलरीज का एक गुच्छा है। कैपिलरीज क्या कर रही थी, एक्सचेंज का काम कर रही थी। तो यहां पर भी क्या है, आपका ये जो कैपिलरीज का गुच्छा है, ये बन जाएगा किससे, एफरेंट आर्टेरियोल से। आर्टेरियोल्स क्या थे, आर्टरी की पतली पतली बाइफर्केशन। हमने देखा था एक ग्रैंड आर्टरी है जिसका नाम है एरोटा, एक ग्रैंड आर्टरी है जिसका नाम है एरोटा, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है। अब ये एरोटा अलग अलग आर्टरीज में कन्वर्ट हो जाएगी, कि भाई एक आर्टरी है भाई तो किडनी में देके जा ब्लड, एक आपकी कहीं और चली जाएगी लिवर में, एक आपकी ब्रेन में चली जाएगी, एंड सो ऑन। तो ये आर्टरीज है। फिर आर्टरीज आपकी पतली पतले आर्टेरियोल्स में कन्वर्ट हो जाती है, फिर ये आपकी पतले पतले आर्टेरियोल्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो लाल वाला रीजन है, ये आपका आर्टेरियोल है, एंड ये आपकी अल्टीमेटली कहाँ चली जाती हैं, ये आपकी कैपिलरी नेटवर्क बना लेती है, ये आपका कैपिलरी नेटवर्क बना लें, जस्ट लाइक दिस। फिर कैपिलरीज में क्या हो रहा था, कैपिलरीज में आपका एक्सचेंज हो रहा था चीजों का। कैपिलरी में समझ लीजिए आपका, क्योंकि आर्टरी ऑक्सीजन लेकर आ रही है, तो ऑक्सीजन आपके ऑर्गन में लोड हो जाएगा, और CO2 आपका ऑर्गन से कैपिलरी में लोड हो जाएगा। सिमिलरली आपके कुछ जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स थे, वो कैपिलरीज के अंदर लोड हो जाएंगे, एंड आपके जो न्यूट्रिएंट्स थे, वो कैपिलरीज से चले जाएंगे ऑर्गन के अंदर। तो ये आपके कैपिलरीज का नेटवर्क था। अब यहाँ पर सारी की सारी गंदी फंदी चीजें तो लोड हो गई हैं कैपिलरीज के अंदर, और अच्छी अच्छी चीजें यानी न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन हमने दे दिया है आपके ऑर्गन्स को। तो यहाँ पर ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, आपकी वेन्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। ओके, यानी यहाँ पर अब जो कैपिलरी नेटवर्क था, ये पतले पतले वेन्यूल्स तक पहुंच चुका है, जो कि अब डीऑक्सीजनेटेड सामान लेकर बाहर जाने की कोशिश कर रही है। अब इसके बाद जो वेन्यूल्स थी, किस में कन्वर्ट होंगी, ये आपकी वेन्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। ओके, ये आपकी वेन्स में कन्वर्ट हो गई। और ये जो वेन्स हैं, ये आपकी अल्टीमेटली कहाँ ओपन हो जाएंगी, ये जो वेन्स है मेरे दोस्त, ये आपकी एक ग्रैंड वेन में ओपन हो जाएंगी। ये ग्रैंड वेन में ओपन हो जाएंगी वेना केवा के अंदर, और ऐसे ये जो चीज है आपकी चलती रहेगी। ओके, तो इस कैपिलरी नेटवर्क की हम यहां पर बात करें कि जो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, ये यहां पर आई। तो यहां पर जो आपकी एक आर्टेरियोल की एंट्री हुई, इसको आपने बोला एफरेंट आर्टेरियोल। ए का मतलब एफरेंट, ए का मतलब होता है आना, तो ये आ रहा है यहां पर चीजों को लेकर के। और ई का मतलब होता है इफरेंट, ई का मतलब होता है एग्जिट, यानी ये जाएगा। ओके, तो ये आने वाला जो है, इसका नाम है एफरेंट आर्टेरियोल, जाने वाले का नाम है इफरेंट आर्टेरियोल। तो ये एफरेंट आर्टेरियोल यहां पर आया, और आने के बाद ये इस प्रकार से कॉइल हो गया भयंकर तरीके से, और इसने क्या बना लिया, कैपिलरीज का एक गुच्छा बना लिया, और फिर ये चला गया। तो ये जो गुच्छा है मेरे दोस्त, जो यहां पर ये आपका टफ्ट बना है ना, इस टफ्ट को हम क्या बोल रहे हैं, इस टफ्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग कह रहे हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस, बात समझ में आई। तो ग्लोमेरुलस क्या है, एफरेंट आर्टेरियोल आया और बहुत ज्यादा ये कॉइल्ड हो गया, तो इसने क्या बना लिया है, आपके रीनल आर्टरी यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आ रहा था, इसने एक गुच्छा बना लिया, जिसे हमने क्या बोला, ग्लोमेरुलस बोला। ओके, और इफरेंट आर्टेरियल जो है, ये आपके
ग्लोमेरुलस वाले रीजन से ब्लड लेकर के वापस चला जाएगा, यानी इफरेंट जो है एग्जिट करेगा और एफरेंट का मतलब ए फॉर आना, तो ये क्या कर रहा है, आ रहा है लेकर के। तो ये जो गुच्छा बना इसको हमने क्या बोल दिया है, इसको हमने ग्लोमेरुलस बोल दिया, इसको हमने ग्लोमेरुलस बोल दिया। अब ये जो ग्लोमेरुलस है इसको कवर कौन करेगा, इसको कवर करेगा डबल लेयर्ड बोमन कैप्सूल। तो बोमन कैप्सूल हमेशा याद रखना है, कैप्सूल है अगर ये तो दो लेयर तो होंगी इस पे, क्योंकि भाई अगर एक कप है ये तो इसके अंदर वाला लेयर है ये इनर लेयर, और खुद को भी तो इसको प्रोटेक्शन चाहिए, तो आउटर लेयर भी यहाँ पर होगी। तो इनर और आउटर लेयर आपको यहाँ पर बोमन कैप्सूल की देखने को मिलती है, और उसके बाद ये पीसीटी में यानी डक्ट में, ट्यूब में ओपन होने लग जाता है। तो यहाँ तक का जो पार्ट है ऊपर का, ये आपका ग्लोमेरुलर पार्ट कहलाता है। इसके बाद तो ट्यूब स्टार्ट हो जाएंगी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, फिर असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, फिर आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर कलेक्टिंग डक्ट। यहां से तो ट्यूब स्टार्ट हो गई, यहां से तो ट्यूब स्टार्ट हो गई, यानी सेकंड पार्ट स्टार्ट हो गया नेफ्रॉन का, ट्यूबुलर पार्ट। यहां तक जो है यही हमें पढ़ना था ग्लोमेरुलस में। तो ग्लोमेरुलस में हमने क्या क्या देखा, एक तो ग्लोमेरुलस जो कि टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, किससे बना, एफरेंट आर्टेरियल से बना, जो कि रीनल आर्टरी की एक ब्रांच। यानी यहां पर ये जो आर्टरी आई है ये रीनल आर्टरी होगी, तभी जाके आर्टेरियल क्या होगी, एफरेंट आर्टेरियल हो पाएगी। तो ये तो जनरल एग्जांपल है, इसमें अगर आप इस आर्टरी का नाम रीनल आर्टरी लिख दें तो ये एकदम करेक्ट हो जाएगा किडनी के लिए। ओके, तो अब ये आ चुका है इस प्रकार से। नाउ नाम यहां पर हमें एक देखना है, रीनल कॉर्पसल। ओके, यहां पर एक नाम देख लो बहुत बेहतर तरीके से, रीनल कॉर्पसल। ये पूछा जाता है कि आपका जो एफरेंट आर्टेरियल आया इसने टफ्ट बनाया, यानी इसने ग्लोमेरुलस बना लिया, इसने ग्लोमेरुलस बना लिया, और इसके ऊपर ये बोमन कैप्सूल की जो लेयर है ये चढ़ गई। इस पूरे को आप माल्फिजन बॉडी या रीनल कॉर्पसल बोलते हो। यानी ये जो डायग्राम है, ये जो फिगर है, ये आपकी ग्लोमेरुलस की फिगर ना होकर के रीनल कॉर्पसल की फिगर है। कोई आपसे पूछ ले इस फिगर में क्या है, क्योंकि बोमन कैप्सूल भी है ना, तो ये रीनल कॉर्पसल हो गया। अगर मैं सिर्फ ये रेड वाला पार्ट दिखाता तो ये ग्लोमेरुलस होता। तो रीनल ट्यूब्यूल जो है इट बिगिंस विद अ डबल वॉल्ड कप। तो ट्यूब्यूल जो है ये नीचे से तो आपकी ट्यूब स्टार्ट हो चुकी थी मेन, लेकिन ये ट्यूब वाला जो पार्ट है स्काई ब्लू, ये आपका डायरेक्टली कनेक्टेड है किससे, बोमन कैप्सूल की सिक्रीशन से। बोमन कैप्सूल के अंदर जो सामान भरा हुआ है वही सामान आपका पीसीटी में भी जाएगा। तो रीनल ट्यूब्यूल जो है ये आपका बोमन कैप्सूल से स्टार्ट हो चुका है, जो कि ग्लोमेरुलस को कवर करता है, इसे आप रीनल कॉर्पसल बोलेंगे। तो हम एक बार डायग्राम बनाकर देख लेते हैं अपने हिसाब से पूरे के पूरे नेफ्रॉन का, और उसके बाद आपको सारी चीजें अल्टीमेटली क्लियर हो जाएंगी। राइट, अब देखो यहां पर रेड कलर से हम लोग बना लेते हैं एफरेंट आर्टेरियल। यहां से आपका जो एफरेंट आर्टेरियल है रीनल आर्टरी से आया, और इसने एक बढ़िया सा जो है गुच्छा बना लिया अच्छे तरीके से, और यहां से ये आपका वापस चला गया। ये आपका एफरेंट आर्टेरियल है, ए लिख देता हूं यहां पर। ये आपका इफरेंट आर्टेरियल है, ई लिख देता हूं यहां पर। ठीक है, ये जो गुच्छा बना, इस गुच्छे का नाम क्या है भाई साहब, इस गुच्छे का नाम है ग्लोमेरुलस, और इस ग्लोमेरुलस के ऊपर एक कप है। तो ये तो इनर वॉल बना रहा हूं कप की, ये आपके कप की इनर वॉल है, और ये आपके कप की आउटर वॉल है। इस हिसाब से ये आपके कप की आउटर वॉल। ये जो कप है डबल लेयर्ड, क्योंकि अब जाहिर सी बात है इसकी एक इनर लेयर हो गई, इसकी एक आउटर लेयर हो गई। ये जो कप है अब ये डायरेक्टली कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से अटैच है। कॉन्वोल्यूटेड तो मैं इसको सीधी नहीं बना रहा हूं, मैं इसको सी शेप बना रहा हूं, इस हिसाब से ना घुमा घुमा कर। कॉन्वोल्यूटेड का मतलब ये होता है तिरछी सी, तो यहां पर क्या हो गया, कॉन्वोल्यूशंस बना दी मैंने। राइट, तो ये जो पहले आपकी कॉन्वोल्यूटेड प्रेजेंट है ट्यूब, इसे बोला मैंने पीसीटी, क्योंकि प्रॉक्सिमल है, स्टार्टिंग में प्रेजेंट है तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर यहां पर क्या हुआ, नीचे की साइड ये आपकी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पहुंच जाएगी, और क्या बना लेगी, आपका डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। यानी ये जो पूरी लूप है, जो यू शेप स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये पूरी लूप है, इसमें दो लिम्ब है, एक नीचे की साइड जाती हुई, एक ऊपर की साइड जाती हुई। तो एक तो आपकी नीचे की साइड जाएगी डिसेंडिंग लिम्ब, और एक आपकी ऊपर की साइड जाएगी असेंडिंग लिम्ब। राइट, फिर ये जो आपकी असेंडिंग लिम्ब है ये फिर कॉन्वोल्यूट हो जाएगी, क्या बनाएगी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो यहां पर ये आपकी क्या बना देगी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ओपन हो जाएगी आपकी कहां पर, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। तो कलेक्टिंग डक्ट जो है वो आपकी इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी। दिस इज योर कलेक्टिंग डक्ट। और ये जो कलेक्टिंग डक्ट है मेरे भाई, इसमें काफी सारी डीसीटी ओपन होती हैं। तो इसमें आप यहां पर भी एक डीसीटी ओपन दिखा सकते हो, यहां पर भी आप अपनी डीसीटी ओपन दिखाते हो, यहां पर भी डीसीटी ओपन दिखाते हो। इस प्रकार से
काफ़ी सारी दसों बीसों डीसीटी जो है आपकी इस कलेक्टिंग डक्ट में ओपन हो सकती है और काफ़ी सारे कलेक्टिंग डक्ट मिलकर जो है आपके यूरेटर के अंदर फिर पर्टिकुलरली चले जाते हैं। तो यहां पर आपके दो पार्ट हैं। पहला जो आपका रेड वाला पार्ट है, इस रेड वाले पार्ट को मैंने क्या बोला, ग्लोमेरुलस, जो कि आपका टफ्ट ऑफ आर्टेरियोल से बना हुआ है, टफ्ट ऑफ कैपिलरी से बना हुआ है, ये ग्लोमेरुलर पार्ट है। जो आपका ये येलो वाला हो गया, ये सारा का सारा आपका ट्यूबुलर पार्ट है। तो आपके नेफ्रॉन में दो पार्ट्स थे, राइट। जो नेफ्रॉन है इसमें दो पार्ट है। पहला अगर मैं पार्ट बोलूं तो वो पार्ट है आपका ग्लोमेरुलस, जो कि रेड वाला है, और दूसरा जो पार्ट है यह है ट्यूबुलर रीजन, जो कि येलो वाला है। तो आप इजीली अब बाइफरकेट कर सकते हैं कि आपका कौन सा पार्ट ग्लोमेरुलर है और कौन सा पार्ट ट्यूबुलर है। इसमें जरा से भी कंफ्यूजन नहीं रही। एनसीईआरटी की जो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन थी हमने यहाँ पर किल कर दी। अब नाम देख लेते हैं इनके। सबसे पहले जो कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल प्रेजेंट है इसे क्या बोलेंगे, पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहां पर फिर ये पीसीटी यहां जाएगी डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में, तो यह है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। इसे आप हेनलेज लूप भी कह सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। ये आपकी असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ये है आपकी डीसीटी यानी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। एंड ये है आपकी कलेक्टिंग डक्ट, जिसके अंदर काफ़ी सारी डीसीटी मौजूद होती है। काफ़ी सारी कलेक्टिंग डक्ट फिर फर्दर ओपन हो जाती हैं एंड यूरेटर के थ्रू चली जाती हैं यूरिनरी ब्लैडर तक। ये आपका पूरा का पूरा जो है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। अब आपको ये देखना है यूरिन फॉर्मेशन के दौरान कि फिल्ट्रेशन यहाँ पर होगी तो वो फिल्ट्रेशन कैसे होगी। आपको फिर ये देखना है कि अगर फिल्ट्रेशन यहाँ पर हो चुकी है, राइट, तो उसके बाद डीसीटी जो है और पीसीटी जो है इनमें कौन कौन सी चीज़ें एब्जॉर्ब होंगी, कौन कौन सी चीज़ें सिक्रीट होंगी, यहाँ पर कौन सी चीज़ एब्जॉर्ब होगी, यहाँ से कौन सी चीज़ सिक्रीट होगी, यहाँ से कौन सी चीज़ एब्जॉर्ब होगी, यहाँ से कौन सी चीज़ सिक्रीट होगी। ये सारी की सारी चीज़ें हमें पढ़नी रहती। सो दैट्स वाई दिस स्ट्रक्चर वॉज इंपॉर्टेंट कि पहले तो हमें पार्ट्स का पता लगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। और अगर आप किडनी बनाते हैं तो किडनी कैसे बनाएंगे आप, ये जो है किडनी की आउटर लाइन है, ये किडनी की आउटर लाइन। ओके, यहां पर किडनी की आपको आउटर लाइन देखने को मिली। अब ये जो किडनी है इसके नीचे ये जो रीजन है, दिस इज योर मेडुलरी पिरामिड का रीजन। तो इस मेडुलरी पिरामिड में थोड़ा सा जो आपका पार्ट है नेफ्रॉन का, ये डिप रहता है। ओके, तो ये जो नीचे वाला रीजन है, इट इज व्हाट, इट इज मेडुलरी पिरामिड। तो हम यहाँ पर मेडुला में कोई बहुत ज्यादा डिप नहीं करवा रहे हैं अपने नेफ्रॉन को, यानी ये ज्यादातर आपका कॉर्टेक्स रीजन के अंदर ही प्रेजेंट है। तो ये किस प्रकार का नेफ्रॉन हुआ, कॉर्टिकल नेफ्रॉन हुआ। अगर ये बहुत ज्यादा हो जाता इनटू द मेडुलरी पिरामिड वाला रीजन, अगर इसकी लिम्ब बहुत लंबी होती, डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब, तो ये बहुत ज्यादा मेडुला के अंदर तक चला जाता, तो इसका नाम क्या हो जाता, जक्स्टा मेडुलरी हो जाता। झटपट स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ब्लैक स्लाइड पे जो हम एडिशनली लिखते हैं वो सेव नहीं होता, तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, इसको साथ साथ बना भी लिया करो कॉपी में, तो मजा आ जाएगा तुमको, राइट। एक बार बन जाने दिया करो पूरा का पूरा, एंड अल्टीमेटली उसको फिर तुम रिवाइज कर करके अपने हाथों से बनाकर देख सकते हो। तो दिस वाज द होल स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। कि बनाने से यार ये बात तो है, चीजें बेहतर याद रहती। हाँ, तो यहां तक की सारी बात हो चुकी है, रीनल ट्यूब्यूल की हम डिस्कशन स्टार्ट कर चुके हैं। अब जो हमने बनाया है सेम चीज यहां पर बनी हुई है। लाल कलर से जो यहां पर दिखाया हुआ है ये क्या है, ये आपका ग्लोमेरुलस, ये जो लाल कलर से दिखा है एफरेंट डिफरेंट आर्टेरियोल। ओके, यहां पर इसको जो कवर करके बैठा हुआ है बोमन कैप्सूल, फिर सबसे पहला पार्ट दैट इज पीसीटी, फिर यहां पर डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, नीचे आती हुई इसीलिए डिसेंडिंग है, ऊपर जाती हुई आपकी असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, एंड यहां पर आपका डिस्टल ट्यूब्यूल, एंड देन अल्टीमेटली यहां पर कलेक्टिंग डक्ट। और ये काफी सारी कलेक्टिंग डक्ट्स मिल करके आपके यूरेटर में ओपन होती हैं और ब्लैडर तक चली जाती है। ये इसका ओवरऑल अरेंजमेंट है। तो ट्यूब्यूल जो है इट कंटिन्यूज विद प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी आपका जो बोमन कैप्सूल है पीसीटी में ओपन हुआ, पीसीटी फिर आपका हेनलेज लूप में ओपन हुई, पहले डिसेंडिंग में फिर असेंडिंग में, फिर आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में यानी डीसीटी में, और डीसीटी जो है फर्दर आपकी कलेक्टिंग डक्ट में ओपन हो गई। हेनले की जो लूप है इसकी शेप हेयर पिन शेप्ड है, यानी कि इसकी शेप जो है ये यू शेप है। और यू शेप की एक खास बात क्या रहती है कि यू शेप की जो पहली वाली यू है इसको आप नीचे बनाते हो और दूसरा वाला जो यू है इसको आप ऊपर बनाते हो, तो ये अल्टीमेटली आपको इन आर्म्स की डायरेक्शन के बारे में ही बताती है कि पहली वाली जो आपकी आर्म है जो आप बनाओगे डिसेंडिंग होगी और दूसरी वाली आर्म जो आप बनाओगे हमेशा असेंडिंग होगी। तो इनकी डायरेक्शन भी आपको पता लगती रहती है। आप यू हमेशा यू बनाते हो, राइट, नीचे से ऊपर की साइड। सो डिसेंडिंग देन असेंडिंग,
या आप नॉर्मली बनाकर देखोगे तो भी आपको बनता हुआ दिखाई दे जाएगा। नाउ द डीसीटीज ऑफ मैनी नेफ्रॉन, यानी काफी नेफ्रॉन की डीसीटी मिलकर, देखो यहां पर भी आपकी डीसीटी ओपन हो रही है, यहां पर भी आपकी डीसीटी ओपन हो रही है, अलग अलग नेफ्रॉन की, यहां पर भी आपकी डीसीटी ओपन हो रही है। तो काफी सारी डीसीटी यहां तो ओपन हो ही रही है, तो काफी सारी डीसीटी जो है ये आपकी कलेक्टिंग डक्ट में ओपन हो जाती है। एंड कलेक्टिंग डक्ट जो है ये आपकी कॉर्टेक्स से होती हुई इनर पार्ट ऑफ मेडुला तक आ जाती है, यानी किडनी के बाहर जो रीजन प्रेजेंट था वहां से आपका, इस प्रकार से अगर आपकी किडनी है, एक रफ अगर हम स्ट्रक्चर देख लें तो ये क्या हो जाती है, ये जो आपके नेफ्रॉन है इस हिसाब से प्रेजेंट होते हैं, तो ये आपके कॉर्टेक्स से होते हुए मेडुलरी पिरामिड तक पहुंच जाते हैं। ओके, एंड अल्टीमेटली ये काफी बार जो है इनर पार्ट ऑफ मेडुला तक अगर पहुंच गए हैं और डीप अगर पहुंच गए हैं, दूसरा मेडुला हम लोग बना लेते हैं, तो ये जो नेफ्रॉन है ये आपका इस हिसाब से ओपन हो गया, इनर मेडुलरी पार्ट में आपका जो कलेक्टिंग डक्ट है ये ओपन होगा, इसकी कलेक्टिंग डक्ट तो और डेप्थ तक गई हुई होती है इस प्रकार से, इसकी कलेक्टिंग डक्ट भी और डेप्थ तक गई होगी इस प्रकार से। तो जो कलेक्टिंग डक्ट है ये आपकी ओपन हो जाती है इन द इनर मेडुलरी रीजन, और यहां पर ये मेडुलरी रीजन किससे जुड़ा हुआ था, रीनल पेल्विक्स की कैलिक्स से। तो यहां पर क्या है, ये आपकी कन्वर्ज हो जाती हैं और ओपन हो जाती हैं इनटू द रीनल पेल्विस थ्रू मेडुलरी पिरामिड इन द कैलिक्सिस। ओके, यानी यहां पर जो आपका पिरामिड रीजन है इससे होते हुए जो कलेक्टिंग डक्ट हैं, पिरामिड रीजन है इससे होते हुए ये जो डक्ट हैं कहाँ खुल जाएंगी, आपके इस कैलिक्स रीजन में और रीनल पेल्विस वाले रीजन में खुल जाएंगी, और उसके बाद जो है यहाँ पर यूरेटर के अंदर ओपन हो जाएंगी, यूरेटर आपका यूरिनरी ब्लैडर तक लेके चला जाएगा इस पूरे के पूरे सामान को। सो इस इलाके में पेल्विस में ओपन हो जाती हैं ये सारी की सारी डक्ट्स, ये बात हमें जाननी थी। ओके, सो एक बेहतर डायग्राम अगर हम यहाँ पर देखें एक आउटलाइन के लिए, सो वी विल गेट द बेटर ओवरव्यू ऑफ एवरीथिंग। ओके, एक अच्छी सी किडनी बनाते हैं प्यारी सी, एंड फिर हमें सारी चीज़ों का आइडिया लग जाएगा। ये आपकी किडनी है, यहाँ पर अगर हम अंदर जा करके रीनल पेल्विस बना लेते हैं और एक कैलिक्स बना लेते हैं, यहाँ पर देखो यहाँ पर आपकी कैलिक्स हो गई, इस प्रकार से आपकी कैलिक्स बन गई। अब इन कैलिक्स के ऊपर क्या प्रेजेंट है, इन कैलिक्स के ऊपर प्रेजेंट है मेडुलरी पिरामिड, तो थोड़ा जगह लेकर बना लेता हूँ। दिस इज मेडुलरी पिरामिड, दिस इज मेडुलरी पिरामिड। ओके, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पर नेफ्रॉन प्रेजेंट है, ये आपका ग्लोमेरुलस हो गया, फिर आपकी पीसीटी, फिर आपका डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब, फिर आपका डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। तो ये जो कलेक्टिंग डक्ट है ये डेप्थ वाले रीजन तक प्रेजेंट रहता है। ओके, और यहाँ पर ओपन होगा तो डायरेक्टली पेल्विस के अंदर इसका कंटेंट चला जाएगा। पेल्विस के कंटेंट अगर पहुँच चुका है यहाँ तक, तो यहाँ पर यूरेटर के अंदर काफ़ी सारे कलेक्टिंग डक्ट जो इस पेल्विस से आएंगे, इस पेल्विस से आएंगे, यहाँ तक पहुँच जाएंगे हर रीजन से, एंड अल्टीमेटली ये जो यूरेटर है ओपन हो जाएगा कहाँ पर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। तो ये चीज़ हमें समझनी थी कि कहाँ पर ओपनिंग हो रही, राइट। चलिए, तो नेफ्रॉन जो है इसके बारे में कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। माल्फिजियन बॉडी जो है, माल्फिजियन बॉडी या माल्फिजियन कॉर्पसल आप किसे कह रहे थे, ये जो आपका ग्लोमेरुलस है प्लस बोमन कैप्सूल। ओके, तो यहां तक का जो रीजन था आपका क्या कहला रही थी, माल्फिजियन बॉडी कहला रही थी। इसके बाद आपका पीसीटी है, फिर डीसीटी है, ये आपके रीनल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट रहते हैं, यानी ये आउटर कॉर्टिकल रीजन में प्रेजेंट रहते हैं। ये जो पीसीटी है, डीसीटी है, सारे कॉर्टिकल रीजन में प्रेजेंट है, यानी ऊपर वाले पार्ट की बात हो रही है, क्योंकि ये पीसीटी ये वाला पार्ट है, डीसीटी ये वाला पार्ट है, कॉर्पसल ये वाला पार्ट है, लेकिन ये जो नीचे वाली लूप ऑफ हेनले है, लूप ऑफ हेनले है, ये आपकी मेडुलरी रीजन में प्रेजेंट हो सकती है। दिस कुड बी प्रेजेंट इन द मेडुलरी रीजन। सो जो इफरेंट आर्टेरियोल है, यानी जो एग्जिट करेगी अब इस पर्टिकुलर सिस्टम को, ये वाली जो इफरेंट आर्टेरियोल है, एक तो यहाँ पर अंदर एंट्री मिल रही थी यहाँ पर इसे एफरेंट आर्टेरियोल से, ये जो इफरेंट आर्टेरियोल यहाँ पर एग्जिट करेगी इमर्जिंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलस, ये एक पतली पतली कैपिलरीज का नेटवर्क बनाती है, क्योंकि एफरेंट आर्टेरियोल भी आपका जो है आर्टेरियोल के बाद कैपिलरीज में कन्वर्ट हो गया था, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज में, और जो इफरेंट आर्टेरियोल है ये भी आगे चल के कैपिलरीज बना सकती है, जिसे आप पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हो। बहुत ही अच्छा नाम है पेरीट्यूबुलर में। पेरी का मतलब क्या है, पेरी का मतलब है आपका पेरीफेरल, यानी कि चारों ओर, किसके चारों ओर, ट्यूब्यूल्स के चारों ओर। तो ट्यूब्यूल्स के चारों ओर अगर आपके कैपिलरीज प्रेजेंट है तो इन्हें पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज बोला जाता है। तो रीनल ट्यूब्यूल्स जो हैं, यानी ये जो आपकी पीसीटी है एंड मेनली जो आपका लूप ऑफ हेनले है, इसके चारों ओर क्या प्रेजेंट रहेगा, एक ऑसम सा नेटवर्क प्रेजेंट रहेगा कैपिलरीज का।
सो माइन्यूट वेसल ऑफ दिस नेटवर्क रन्स पैरेलल टू द हेनलेस लूप। इसमें से इन कैपिलरीज में से एक स्पेसिफिक जो है आपकी वेसल का नेटवर्क वो हेनले लूप से जो है आपका पैरेलली दौड़ता रहता है और यू शेप वासा रेक्टा बनाता है। वासा रेक्टा जो है ये हाईली रिड्यूस होती हैं एंड एब्सेंट होती हैं इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जबकि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में ये काफी अच्छी प्रेजेंट रहती हैं। तो मैं आपको एक डायग्राम बनाकर अच्छे से समझा देता हूं कि यहां पर क्या हुआ। तो लेट्स नॉट टेक मोर टाइम टू पॉन्डर ऑन ग्लोमेरुलस, हम लोग समझ चुके हैं। यहां पर आप देखो कि रेड कलर से क्या आया, आपका एफरेंट आर्टेरियल आया। एफरेंट आर्टेरियल ने एक गुच्छा बनाया जिसको हमने बोल दिया ग्लोमेरुलस, एंड यहाँ पर इफरेंट आर्टेरियल के फॉर्म में वो खुल गया। एफरेंट आर्टेरियल, इफरेंट आर्टेरियल, डन। यहाँ पर इसके चारों ओर क्या बन गया था, यहाँ पर इसके चारों ओर बन गया था बोमन्स कैप्सूल, डबल वॉल्ड, क्योंकि कप जैसी स्ट्रक्चर थी तो ये आपका क्या बन गया, बोमन कैप्सूल बन गया। इसे आपने रीनल कॉर्पसल बोला अभी तक के स्ट्रक्चर को। ये आपकी पीसीटी है, यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बाद में खुला कहाँ पे, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में, एंड फिर आपका आगे चला गया असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले तक। तो यहाँ पर ये भी था आपका डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, एंड आपका ऊपर जाकर ये मिला असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में। एंड यहाँ पर फिर एक और कॉन्वोल्यूशन आ जाएगी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एंड अल्टीमेटली इट विल बी ओपन इनटू द कलेक्टिंग डक्ट, जहाँ पे इसके अलावा भी काफी सारे डीसीटी ओपन होते रहते हैं। ओके, ये आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर था नेफ्रॉन का। ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर था, तो इसमें व्हाइट वाला तो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है बोमन कैप्सूल से लेके कलेक्टिंग डक्ट तक, और ये रेड वाला जो है इसमें ये आपका एफरेंट आर्टेरियल है जो अंदर आया, और ये आपका इफरेंट आर्टेरियल है जो बाहर गया। लेकिन ये जो इफरेंट आर्टेरियल है ये भी अब कैपिलरी नेटवर्क बना लेता है, और एक इतना प्यारा कैपिलरी नेटवर्क बनाता है ये कि ये आपका जो है घेर लेता है इस लिम्ब को ऑफ लूप ऑफ हेनले इस प्रकार से कि हाँ मैं इसके पैरेलली चलूंगा, राइट, बिल्कुल इसके साथ साथ चलूंगा। इस प्रकार से जो है एक नेटवर्क क्रिएट कर लेता है। ये जो यहां पर प्यारा सा नेटवर्क बना है ना रेड कलर का, इसे आप क्या बोलते हैं, इसे आप कहते हैं वासा रेक्टा, इसे आप कहते हैं वासा रेक्टा। तो बिल्कुल ये जो आपके डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है और असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, तो इसको हम कंप्लीट ही लिख देते हैं, लूप ऑफ हेनले है ये दोनों मिला करके। इसके बिल्कुल पैरेलली कौन चलता है, आपका वासा रेक्टा चलता है। तो जिस हिसाब से आपकी यू शेप्ड लूप ऑफ हेनले है, उसी हिसाब से आपकी यू शेप्ड यहाँ पर कैपिलरी नेटवर्क भी बन चुकी है, जिसको आप वासा रेक्टा बोलोगे। तो जब आप काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ेंगे ना, तो आपको ये चीज बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगी, क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता लगेगा कि आपने दो ट्यूब्स क्यों बनाई है। जब आप काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ते हो तो आप एक तो बनाते हो लूप ऑफ हेनले इस प्रकार से, और एक आप इस हिसाब से बनाते हो वासा रेक्टा। तो आपको ये नहीं पता रहता कि ये दोनों चीजें क्यों बनाई। हम इनको ओवरलैप करके नहीं बना सकते, अदरवाइज आपको नहीं पता लगेगा कि वासा रेक्टा में कौन सी चीज गई और लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से कौन सी चीज निकली। तो आप इन्हें ओवरलैप करके नहीं बनाते, आप इस हिसाब से बनाते हो, थोड़ी दूरी बरकरार रख के, जिससे कि आपको डायग्राम समझ में आ सके। तो मैं आपको बता रहा हूं एग्जैक्ट जो डायग्राम है वो ये है, दिस इज द एग्जैक्ट डायग्राम जो बनना चाहिए, लेकिन बनता है आपका ऐसा काउंटर करंट मैकेनिज्म में। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहां पर बोलूं कि भाई यहां पर वाटर गया, यहां से सोडियम निकला, यहां पर वाटर गया, यहां से सोडियम निकला, तो आधे से ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि एरो किसका है, वासा रेक्टा का है कि आपका लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले का है। इसीलिए इन्हें दूर दूर बनाया जाता है, जिससे कि कंसेप्चुअल एनालिसिस हो सके, लेकिन आप उसे कंबाइंड फिगर में भी बना सकते हो। एक्चुअल डायग्राम जो है वो यही वाला रहता है, इसको कोई भी गलत नहीं बताया, एक्चुअल में डायग्राम यही, राइट। तो जब आप एनसीईआरटी में डायग्राम देखेंगे नेफ्रॉन का, देन यू विल गेट टू नो अबाउट दिस। ओके, तो पीछे कुछ छूटा तो नहीं है यार, एक बार देख लेते हैं। हाँ, पीछे कुछ नहीं छूटा। चलिए, टाइप ऑफ नेफ्रॉन बात कर चुके हैं यार, बहुत बार बात कर चुके हैं, आई थिंक 5-5 6-6 बार मैंने इन दोनों का नाम ले लिया है, लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं। कॉर्टिकल नेफ्रॉन, नाम में ही सब कुछ है। कॉर्टेक्स तक जो है आपका ये जो डिप वाला रीजन है ये रहेगा, मेडुला में काफी कम रहेगा। तो जो बाहर वाला रीजन है ये क्या है, आपका कॉर्टेक्स है। अंदर वाला रीजन जो है ये आपका मेडुला है। तो ये देखो ज्यादातर पार्ट इसका कॉर्टेक्स में है, मेडुला में सिर्फ इसका कम पार्ट है। और ज्यादातर जो नेफ्रॉन है वो ऐसे ही होते हैं, 85% से भी ज्यादा जो नेफ्रॉन है ये इसी प्रकार के रहते हैं। तो यहाँ पर जो लूप ऑफ हेनले है ये छोटी रहती है और ये बहुत कम मेडुला के अंदर डिप्ड रहती है। तो इसमें वासा रेक्टा या तो एब्सेंट रहती है या फिर हाईली रिड्यूस रहती है, बिकॉज ऊपर ऊपर तक ही आपको वासा रेक्टा देखने को मिलती है। तो इट इज हाईली रिड्यूस, क्योंकि ओवरऑल लूप ऑफ हेनले ही छोटी है। भाई अगर लूप ऑफ हेनले ही छोटी है तो इसके साइड में प्रेजेंट कैपिलरी का नेटवर्क भी तो छोटा होगा ना,
और अगर लूप ऑफ हेनले ही बहुत बड़ी है तो कैपिलरी का नेटवर्क भी बहुत बड़ा रहेगा। तो अल्टीमेटली कैपिलरी के नेटवर्क का साइज किस पे डिपेंड करता है? लूप ऑफ हेनले की साइज पे। यहां पर लूप ऑफ हेनले का साइज छोटा तो कैपिलरी की जरूरत कम। यहां पर देखो कितना डीप चला गया है ये, तो यहां पर कैपिलरी की जरूरत ज्यादा, तो वासा रेक्टा एकदम एडवांस हो जाता है। ओके, इन्हें क्या बोलते हैं आप? जक्स्टा मेडुलरी। मेडुलरी क्योंकि मेडुला के अंदर एंटर कर चुका है, तो बचे हुए 15% जो आपके नेफ्रॉन्स होते हैं, यहाँ पर लूप ऑफ हेनले बहुत ही लॉन्ग होती है और ये डीप चली जाती है इनटू द मेडुला, तो यहाँ पर वासा रेक्टा प्रेजेंट होती है और बहुत ही ज़्यादा आपकी मैच्योर्ड होती है। ओके, बहुत ही ज़्यादा एडवांस होती है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। दैट इज टोटली योर कॉल। ये आपके दो टाइप ऑफ नेफ्रॉन्स हैं। अब यहाँ पर एक मस्त चीज आती है जिसको आप क्या बोलते हो? इसको आप कहते हो मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। अब यहाँ पर आपको तीन अलग अलग पार्ट्स पढ़ने हैं यूरिन फॉर्मेशन के। आप यहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन देख सकते हो। देखो ये एक छोटी सी मेम्ब्रेन है, ओके, जिसके सेल्स हैं ये, और यहाँ पर ये ब्लड वेसल है। ओके, तो यहाँ पर देखो ये जो नेगेटिव आयन है ये यहाँ से निकलेगा। मैं आपको लेजर पॉइंटर से दिखा देता हूँ एक बार, एक सेकेंड। ये जो आपका छोटा सा नेगेटिव आयन है ना, यहाँ पे देखना गौर से, ये ब्लड वेसल से निकला और झटाक से यहाँ पे घुस गया, राइट? यहाँ देखो, तो चीजें बहती रहेंगी यहाँ से, आयंस आपके निकल करके, एज वेल एज आपकी जो ब्लड के छोटे छोटे कंपोनेंट्स रहेंगे जिनको एक्सचेंज होना होगा, वो आपके क्या हो सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स वगैरह बाहर निकल सकते हैं एंड अल्टीमेटली कहाँ पहुंच सकते हैं? बोमन्स कैप्सूल तक पहुंच सकते हैं। तो जो आपने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, इसका नाम यह है क्योंकि आपने जो ग्लोमेरुलस देखा था ना, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मतलब आपने ग्लोमेरुलस जो देखा था विच इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, तो उन कैपिलरीज की बात हो रही है। ये जो है वो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है और ये बोमन कैप्सूल की मेम्ब्रेन है अंदर वाली, क्योंकि बोमन कैप्सूल एक कप लाइक स्ट्रक्चर था। तो ये जो अंदर वाली लेयर है, क्योंकि बोमन कैप्सूल आपको दिखाई दे रहा है, आउटर कैप्सूल है बोमन कैप्सूल का और ये अंदर वाली लेयर है। तो इस अंदर वाली लेयर में कैसे आपकी ग्लोमेरुलस से निकल करके चीज गई फिल्टर हो करके, ये आपको जानना है। तो यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, इसे आप फिजियोलॉजी ऑफ किडनी भी बोल सकते हैं कि किडनी का क्या रोल है आपके यूरिन को बनाने में और कैसे आप जो है अलग अलग चीजों को अलग अलग पार्ट ऑफ किडनी में एब्जॉर्ब या सिक्रेट कर सकते हैं, ये हमें पढ़ना है। ओके, चलिए, यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन के आपके तीन मेजर स्टेप्स होते हैं। पहला जो है ये होता है आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को आप एक नया नाम भी दे सकते हो, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इसीलिए क्योंकि बहुत ही फाइन, बहुत ही परफेक्ट फिल्ट्रेशन आपको यहां पर देखने को मिलती है। सेकंड जो आपकी चीज है यह है रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन मतलब चीजें आपको वापस चाहिए, तो आपकी बॉडी के अंदर जो है चीजें रीएब्जॉर्ब हो जाएंगी, आपको अपना सामान वापस चाहिए। तो जो ट्यूब है, जो एक्सक्रीटरी ट्यूब है, उससे आप क्या करेंगे, उससे आप सामान को वापस ले लेंगे बाहर की साइड, राइट? वापस ले लेंगे कि हाँ भाई सामान को मेरे पास छोड़ दो, एक्सक्रीशन के लिए मत ले जाओ। लेकिन दूसरी जो चीज है ट्यूबुलर सिक्रीशन, सिक्रीशन मतलब आप सिक्रीट कर देंगे चीजों को ट्यूब के अंदर कि भाई आप सामान ले जाओ एक्सक्रीशन के लिए। ओके, सो ये जो ले जाने वाला सामान है इसको आप क्या बोल रहे हो? दिस सामान इज कॉल्ड एज सिक्रीटेड। और यहां पर अगर आप वापस ले रहे हो किसी सामान को तो आप इसे क्या बोलोगे? एब्जॉर्ब्ड। और यही पंगा स्टूडेंट को होता है काफी ज्यादा एरोज को देख के। जब आप काउंटर करंट मैकेनिज्म में एरोज देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि एब्जॉर्प्शन कौन सी है और सिक्रेशन कौन सी है। आपको ऐसा लगता है कि इस ट्यूब के अंदर कोई चीज अगर गई है तो वो चीज एब्जॉर्ब हुई है, ये बात एकदम गलत है। अगर ट्यूब के अंदर कोई चीज जा रही है मतलब वो एक्सक्रीशन के लिए जा रही है, तो आपने क्या किया है? उस चीज को सिक्रीट किया है कि भाई इस चीज को सिक्रीट कर दो, इस चीज को ले जाओ एक्सक्रीशन के लिए। लेकिन अगर आपने इस ट्यूब से कोई चीज बाहर निकाल ली है, बाहर की साइड एरो है, इसका मतलब ये चीज क्या हुई है? एब्जॉर्ब हो गई है। एंड स्पेसिफिकली आप बोल सकते हैं रीएब्जॉर्ब हो गई है, यानी ये चीज वापस दे दो मुझे, इस ट्यूब से बाहर निकालो। तो आपको ये सारी की सारी चीजें कैसे देखनी है? विद रिस्पेक्ट टू ट्यूब देखनी है। काफी चीजें स्टूडेंट समझ नहीं पाते, तो उसमें से एक कंसेप्ट है काउंटर करंट मैकेनिज्म। वो क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि ट्यूब के रिस्पेक्ट में हमें चीजें लेनी होती हैं। हमारे लिए एब्जॉर्प्शन का मतलब हम ट्यूब को देख रहे हैं, क्योंकि इस पूरे डायग्राम में तो सिक्रीशन हमें लगता है कि ट्यूब से बाहर चीजें जा रही हैं और एब्जॉर्प्शन का मतलब ट्यूब के अंदर जा रही है एक्चुअल में उल्टा। रीएब्जॉर्ब का मतलब है चीजें वापस निकलना और सिक्रीशन का मतलब है ट्यूब के अंदर जाना। ये चीजें याद रखना। तो रीएब्जॉर्प्शन में आप क्या करोगे? चीजें वापस ले लोगे और आप ट्यूबुलर सिक्रीशन में क्या करोगे? चीजें सिक्रीट कर दोगे इनटू द ट्यूब। इनटू द ट्यूब आप चीजें ट्यूब के अंदर भेज दोगे। तो ये तीनों के तीनों प्रोसेसेस अब हमें वन बाय वन पढ़ने हैं कि फिल्ट्रेशन क्या है, रीएब्जॉर्प्शन किस किस जगह पर होगी और किस किस चीज की होगी। वाटर रीएब्जॉर्ब हो रहा है तो कहां होगा? आयंस रीएब्जॉर्ब हो रहे हैं तो कहां होंगे?
न्यूट्रिएंट्स रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं तो कहाँ होंगे? तो ये सारी चीजें आपको स्पेसिफिकली पढ़नी है कि पीसीटी में क्या रीअब्जॉर्ब हुआ, डीसीटी में क्या रीअब्जॉर्ब हुआ, लूप ऑफ हेनले में क्या रीअब्जॉर्ब हुआ एंड सो ऑन। ओके, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं यूरिन फॉर्मेशन की कथा। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मतलब ये जो ग्लोमेरुलस है इससे फिल्ट्रेशन होगी क्योंकि इसकी मेम्ब्रेन काफी पतली है। तो यहां से जो ब्लड के कंपोनेंट्स हैं वो निकल करके बाहर जाना क्या कर देंगे, आपका स्टार्ट कर देंगे। तो यहां पर देखो मेरे भाई, यहां पर जो आपके ग्लोमेरुलस के अंदर प्रेशर है, यहां पर जो प्रेशर है ये क्या है, यहां पर जो ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर है ये 55 mmHg है, यानी यहां पर जो प्रेशर है ये हाई है 55 mmHg। जबकि आपका यहां पर बोमन्स कैप्सूल के अंदर जो प्रेशर है, यहां पर आपका ब्लड कोलॉइड प्रेशर है 30 mmHg, जबकि कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है यानी कैप्सूल का खुद का प्रेशर है वॉल की वजह से 15 mmHg। तो यहां पर जो आपका प्रेशर है ये कितना हो गया, 30 mmHg प्लस 15 mmHg दैट इज 45 mmHg। तो आपका ग्लोमेरुलस के अंदर 55 mmHg, जबकि आपका बोमन कैप्सूल में 45 mmHg। डिफरेंस आ गया प्रेशर का, बिल्कुल आ गया। तो जो ग्लोमेरुलस है इसके अंदर से चीजें निकल के जानी स्टार्ट हो जाएंगी किस तक, आपके बोमन्स कैप्सूल तक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रेशर का डिफरेंस आ चुका है, यहाँ पर प्रेशर ग्रेडियंट बन चुका है। प्रेशर ग्रेडियंट हमें क्या कहता है कि भाई डिफ्यूजन करवाओ फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर जो है दैट इज 55 mmHg, यहाँ से हम लोग लो प्रेशर यानी 45 mmHg तक अपना सामान पहुंचाएंगे। तो यहाँ से जो आपका ब्लड जो आपका इस टफ्ट ऑफ आर्टरीज के अंदर फिल था, यहाँ से प्रेशर लगेगा और अल्टीमेटली आपका बोमन कैप्सूल तक चीजें पहुंच जाएंगी, फिल्टर हो गए। जो भी चीजें निकल सकती थी वेसल के थ्रू वो सारी चीजें निकल जाएंगी एंड आपकी बोमन कैप्सूल में पहुंच जाएंगी। और इतनी अच्छे तरीके से फिल्ट्रेशन होती है कि आप इसे क्या बोलते हो, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोल देते हो। और ग्लोमेरुलस का इसमें बड़ा हाथ है तो आप इसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी बोलोगे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी इसका नाम होता है। सो ग्लोमेरुलर कैपिलरी जो है इसका ब्लड प्रेशर जो है इट कॉजेज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू द 3 लेयर्स। 3 लेयर है यहाँ पर। पहली लेयर कौन सी है? पहली लेयर तो ग्लोमेरुलस की खुद की लेयर, ओके। दूसरी लेयर बोमन कैप्सूल की लेयर, और एक इनके बीच में प्रेजेंट जो बेसमेंट सब्सटेंस है वो इन 3 लेयर्स को क्रॉस करके आपकी फिल्ट्रेशन होगी। तो एक तो एंडोथीलियम है, एंडोथीलियम कहां प्रेजेंट होती है? ब्लड वेसल में। तो आपकी जो ग्लोमेरुलस की ब्लड वेसल है एक तो ये आपको क्रॉस करनी है। दूसरी एपिथीलियम, कहां? बोमन्स कैप्सूल की। और बेसमेंट मेम्ब्रेन यानी बेसमेंट सब्सटेंस जो कि इन 2 लेयर्स के बीच में प्रेजेंट है, यहां से एक्चुअल आपकी क्या होगी, फिल्ट्रेशन स्टार्ट होगी। किस हिसाब से दिखेगी आपकी फिल्ट्रेशन होती हुई? ऐसी दिखाई देगी। तो यहां पर समझ लीजिए आपका ग्लोमेरुलस है, तो ग्लोमेरुलस का एक छोटा सा पार्ट मैं दिखा रहा हूं। ये जो ब्लड वेसल है ग्लोमेरुलस की, ये मैं दिखा रहा हूं। इसके चारों ओर क्या प्रेजेंट है? इसके चारों ओर बोमन्स कैप्सूल प्रेजेंट है। इस हिसाब से ये मैं बोमन कैप्सूल दिखा रहा हूं, ओके। इस हिसाब से आपका डायग्राम बनेगा। काफी अच्छा डायग्राम है। सो यू विल बी गेटिंग टू नो अबाउट एवरीथिंग हैपनिंग ओवर हियर इन द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस। तो यहाँ पर आपकी अंदर वाली जो लेयर है इस ब्लड वेसल की, इसे आप क्या कहते हैं? एंडोथीलियम ऑफ द ब्लड वेसल। तो आपकी एंडोथीलियम ऊपर वाली जो है वॉल, इस पे भी आपकी एंडोथीलियम प्रेजेंट रहेगी। जाहिर सी बात है, इसमें तो कुछ शर्माने का है नहीं, दोनों ही जगह प्रेजेंट होगी ना यार। सिमिलरली आपकी जो बोमन कैप्सूल है यहाँ पर एपिथीलियम प्रेजेंट रहेगी। एपिथीलियम तो पूरे बोमन कैप्सूल को ही कवर करेगी इस प्रकार से। तो आपकी बोमन कैप्सूल इस हिसाब से कवर हो जाएगी। पूरे बोमन कैप्सूल पर ही आपको ये कवर देखने को मिलेगा, ओके। इस हिसाब से दूसरी जगह पर भी आप बना सकते हैं। दिस लेयर विल ऑल्सो कैरी द एपिथेलियल सेल्स। तो आप जब ब्लड को फिल्टर करेंगे, यहां पर जो कंटेंट है ये कंटेंट सबसे पहले कहां जाएगा? इस ब्लड की एंडोथीलियम से फिल्टर होगा, ब्लड वेसल की। देन यहां पर जो बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है उससे होकर जाएगा। यानी पहली जो चीज है, पहला लेयर वो है एंडोथीलियम, दूसरी जो लेयर है ये है आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंड तीसरी जो लेयर है वो है आपके एपिथेलियल सेल्स ऑफ बोमन्स कैप्सूल। इन तीनों से फिल्टर होकर जो चीजें हैं ये कहां पहुंच जाएंगी? यहां पहुंच जाएंगी, इन द ल्यूमन ऑफ बोमन्स कैप्सूल, यहां पहुंच जाएंगी। एंड अल्टीमेटली इसके बाद आपका पीसीटी, देन आपका लूप ऑफ हेनले, देन डीसीटी, एंड बची हुई जगह आपकी आगे ये ट्रांसफर होती रहेंगी चीजें। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या हुआ?
जो एपिथेलियल सेल्स हैं आपके बोमन्स कैप्सूल के, इन्हें आप कहते हो पोडोसाइट। ओके, साइट का मतलब सेल, पोडो का मतलब यहां पर जो है, जो इनकी सेल बॉडी है इसमें स्लिट लगी हुई है। तो यहां पर क्या है, जो आपका बोमन कैप्सूल है ये इस प्रकार से अरेंज है इसके सेल्स कि इनके बीच में थोड़े से स्पेसेस बचे हुए हैं फिल्ट्रेशन के लिए। तो इन्हें आप क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन स्लिट्स बोलते हो, जिसके बीच में स्लिट पोर बचे हुए रहते हैं। जैसे इसके सेल्स हैं वो इस हिसाब से अटैच है। ओके, तो यहां से अगर कोई चीज आएगी तो वो जो चीज है वो यहां से आएगी एंड अल्टीमेटली इस स्पेस के थ्रू होते हुए दूसरी साइड में पास हो सकती है। तो ये जो पोर्स हैं छोटे छोटे, ये स्लिट पोर्स कहलाते हैं, क्योंकि फिल्ट्रेशन स्लिट के अंदर पोर की फॉर्म में प्रेजेंट है। सो ये देखो, आप फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिनको आप सेकेंडरी प्रोसेस बोलते हो। यहां पर इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के बीच में ये जो मैं मार्क कर रहा हूं यहां पर, ये छोटा सा स्पेस प्रेजेंट रहता है। ओके, ये जो स्पेस है ये आपके स्लिट पोर्स कहलाते हैं। तो इन स्लिट पोर्स के थ्रू जो है एक जगह से दूसरी जगह चीज आपकी आ सकती है एंड अल्टीमेटली पैसेज हो सकता है। ओके, तो यहां पर देखो, ये जो रेड कलर की है ये आपकी ब्लड वेसल है, इसको पूरा इस पीले कलर के प्रोजेक्शन ने घेरा हुआ है। तो अल्टीमेटली आपके बोमन कैप्सूल के अंदर चीजें पहुंच सकती हैं इजीली। बहुत ही प्यारी फिल्ट्रेशन का प्रोसेस यहां पर आपको देखने को मिलता है। ओके, तो यहां पे रेड कलर की चीज आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा क्या है, टफ्ट ऑफ वेसल। यहां से चीजें आ रही हैं तो इट इज एफरेंट आर्टेरियोल, यहां से चीजें जा रही हैं तो इट इज इफरेंट आर्टेरियोल। ओके, तो यहां पर ये हरे अलग कलर की चीजें प्रेजेंट है विच आर लार्ज प्रोटीन्स, एंड इसके अलावा अदर सॉल्यूट्स हैं विच आर ब्लू इन कलर। तो आप देख रहे हो कि जो ब्लू कलर की चीजें हैं ये सारी की सारी आपकी कहां पहुंच चुकी हैं, बोमन कैप्सूल में पहुंच चुकी हैं। यानी जो ब्लू कलर की चीजें हैं ये आपकी फिल्टर हो चुकी हैं, जबकि आपके जो ये प्रोटीन्स थे जो ग्रीन कलर के थे, ये जो लार्ज प्रोटीन थे, दे डू नॉट गेट फिल्टर्ड। आप देख रहे हो कि बोमन कैप्सूल में यानी इस येलो कलर के रीजन में आपको एक भी हरे कलर का प्रोटीन नहीं दिखाई दे रहा। यानी बड़े बड़े जो प्रोटीन्स हैं ये आपके नहीं पास होते कभी भी इस ग्लोमेरुलस से बोमन कैप्सूल के साइड में। आपको सिर्फ ये देखने को मिलता है कि ग्लोमेरुलर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यहां पर हुई। ओके, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन यू हैव सीन ओवर हियर। आपको अच्छे से पता लग गया होगा कि बड़े बड़े प्रोटीन्स नहीं फिल्टर होते, इसके अलावा जो छोटे मोटे सॉल्यूट्स हैं वो यहाँ पर फिल्टर हो जाते हैं। तो ऑलमोस्ट जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं प्लाज्मा के, यानी कि वाटर वगैरह है उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, फिल्टर हो जाते हैं। प्रोटीन आपका कभी भी फिल्टर नहीं होता, और जो भी चीजें फिल्टर हुई हैं ये आपकी बोमन कैप्सूल के अंदर चली गई। ओके, अबाउट 1100 से 1200 ml जो है ब्लड, ये आपका किडनी फिल्टर करती है पर मिनट। एक मिनट में 1100 से 1200 ml। कोई डेटा याद आया आपको सर्कुलेशन का? बिल्कुल आया होगा। यहां पर हमने स्ट्रोक वॉल्यूम के बारे में पढ़ा था। स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल। तो वो कितना था आपका? अगर आप स्ट्रोक वॉल्यूम की बात करते हो तो वो था आपका अराउंड 70 ml। अब स्ट्रोक जो वॉल्यूम है इसको आप डिवाइड मल्टीप्लाई करते हो, सॉरी, उस नंबर से विच इज द नंबर ऑफ हार्ट बीट, जिससे कि आपको एक मिनट का डेटा मिल जाए। यानी एक बीट में 70 ml ब्लड पंप कर रहा था आपका एक वेंट्रिकल। तो 72 बीट्स में यानी एक मिनट में कितना पंप करेगा, आपका ओवरऑल डेटा आ जाएगा 5 लीटर के आसपास। अब 5 लीटर का 20% कितना होता है? अराउंड 1 लीटर। सो अराउंड 1 लीटर आपको डेटा मिलता है 1100 से 1200 ml, यानी कि 20% और 1/5 ऑफ द ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल ये आपको फिल्टर होता हुआ दिखाई दे जाता है। यानी अगर एक वेंट्रिकल पंप कर रहा है एक मिनट में 5 लीटर आपका ब्लड, तो उसमें से 1100 से 1200 ml आपका फिल्टर कर देता है इतनी ही देर में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ओके, सो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने कैसे निकाला ये क्लियर होना चाहिए। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था अबाउट स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट। तो एक मिनट का जो डेटा था इसे हमने कार्डियक आउटपुट बोल दिया था। तो जो कार्डियक आउटपुट है इसको हमें ठीक तरीके से देखना है कि 20% क्यों आया। ओके, नाउ जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है इसके बारे में कुछ अमेजिंग पॉइंट्स हैं। दैट द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड पर मिनट, यानी एक मिनट में जो फिल्ट्रेट बनता है, ओके, इसे आप ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहते हो। यानी कितना फिल्ट्रेट बना पा रही है आपकी किडनी एक मिनट के अंदर, दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, कि ग्लोमेरुलस का फिल्ट्रेशन करने का रेट कितना है। और नॉर्मल जो जीएफआर है आपकी बॉडी का ये क्या है, 125 ml पर मिनट, यानी 180 लीटर पर डे। सो इट इज नॉट अबाउट द ब्लड। यहां पर क्या है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना है, आप कितना फिल्टर कर पा रहे हो, राइट? तो आप 180 लीटर पर डे जो है फिल्टर कर देते हो। लेकिन एक और डेटा मिलता है आपको एनसीईआरटी में विच इज स्ट्राइकिंग,
तो उन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, 180 लीटर जो है इतना आप फिल्ट्रेट बनाते हो डेली बेसिस पे। तो डेली बेसिस पे आपने 180 लीटर फिल्ट्रेट बनाया, यानी 180 लीटर फ्लूइड को आपने फिल्टर किया, जिसमें से 99% आप एब्जॉर्ब कर लेते हो। कैसे निकाला मैंने डेटा कि आप जो है 180 लीटर फिल्ट्रेट बना रहे हो, लेकिन इसमें से आप अराउंड 1 to 1.5 लीटर ही क्या कर रहे हो, यूरिनेट कर रहे हो। तो बचा हुआ एब्जॉर्ब हो गया होगा ना। और आपको ये नहीं देखना है कि 180 लीटर है, सर मेरी बॉडी में तो इतना फ्लूइड है ही नहीं, मेरा तो वजन ही 50 किलो है, तो मैं 180 लीटर फिल्ट्रेट कैसे बना सकता हूँ। 180 लीटर फिल्ट्रेट का मतलब यह है कि ब्लड आपकी बॉडी में बार बार घूम रहा है। तो आपकी बॉडी में समझ लीजिए कि 5 लीटर ब्लड है, साढ़े 5 लीटर ब्लड है, तो वो जो ब्लड है कितनी बार घुमा होगा आपकी बॉडी में, कितनी बार फिल्टर हुआ होगा, कितना फिल्ट्रेट बना। सो इट इज अबाउट द फ्लूइड फिल्टर। इससे हम ये प्रूफ नहीं करना चाह रहे कि आपकी बॉडी में 180 लीटर फ्लूइड है, दैट इज नॉट द केस। हम बस ये बता रहे हैं कि कितना फ्लूइड फिल्टर हुआ। समझ लो कि मुझे एक फिल्टर की कैपेसिटी नापनी है, लेकिन मेरे पास 5 लीटर ही पानी है, तो मैं एक बार उस पानी को फिल्टर करूंगा, फिर उसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल दूंगा, डीऑक्सीजनेशन आपकी बॉडी में होती है, काफी सारे मेटाबॉलिज्म के रिएक्शन चल ही रहे हैं, फिर मैं दोबारा से उसी पानी को पास कर दूंगा, क्योंकि फिल्टर हो गया तो नीचे इकट्ठा हो जाएगा ना, मेरे पास वेस्ट नहीं हो रहा है, तो मैं उसी को दोबारा डाल दूंगा, फिर मैं उसी को दोबारा डालूंगा। तो ऐसे सर्कुलेशन से समझ लो 10 बार फिल्टर कर सकता है एक फिल्टर पानी को। तो मुझे जो डेटा मिला वो ये है कि 50 लीटर पानी फिल्टर हो सकता है एक ट्यूब से। लेकिन उस ट्यूब ने 50 लीटर को एक्चुअल में किया नहीं, उसने 5 लीटर पानी को ही 10 बार फिल्टर किया है। सेम डेटा आपके पास यहां पर आता है, इट इज 180 लीटर। तो इसको स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट, इन सबसे कंफ्यूज मत करना बिल्कुल भी। ओके, दिस इज सेपरेट डेटा। वो जो डेटा है वो आपका ब्लड का डेटा है कि कितना ब्लड पंप हुआ, और यहां पर जो डेटा है 180 लीटर वो ये है कि कितना फिल्ट्रेट बना, यानी चीजें फिल्टर होकर बोमन कैप्सूल में कितनी गई। ये आपको याद रखना है। ओके, तो कंफ्यूज नहीं करना है बिल्कुल भी। सो क्योंकि आपका 180 लीटर फिल्ट्रेट बनने के बाद भी आपका सिर्फ 1.5 लीटर फिल्ट्रेट ही बॉडी से बाहर जाता है थ्रू यूरिन, इसका मतलब 99% आपका रीएब्सॉर्ब हो जाता है। आप बार बार पानी रीएब्सॉर्ब करते रहते हो, सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन को ही आप बॉडी से बाहर भेजते हो। इसके साथ साथ सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज जो है, अमीनो एसिड, सोडियम जो है, ये एक्टिवली आपके रीएब्सॉर्ब किए जाते हैं। ये बात हमने कहाँ पढ़ी थी, ये चीज हमें डायरेक्टली लिंक करनी है डाइजेशन वाले चैप्टर से। डाइजेशन वाले चैप्टर में हमने एक चीज पढ़ी थी, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। वहां पर हमने देखा था कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड और सोडियम जो थे ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट से एब्जॉर्ब हो रहे थे, जबकि जो क्लोरीन था वो सिंपल डिफ्यूजन से आपका एब्जॉर्ब हो रहा था। सिमिलरली यहाँ पर जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, आपका यूरिया है, आपका अमोनिया है, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट से, यानी विदाउट एनी एनर्जी, विदाउट एनी एटीपी एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये आपका ग्लोमेरुलर रीजन है, यहाँ पर आपका पीसीटी है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है कि बायकार्बोनेट का कुछ हुआ, ओके, देन आपका NaCl का कुछ हुआ, न्यूट्रिएंट का कुछ हुआ, पोटेशियम का कुछ हुआ, हाइड्रोजन का कुछ हुआ, अमोनिया का कुछ हुआ। यहाँ पर भी NaCl, वाटर, बायकार्बोनेट, पोटेशियम, हाइड्रोजन। आपको ये चीजें देखनी है कि किस जगह से कौन सी चीज तो आपकी रीएब्जॉर्ब हुई और कौन सी चीज सिक्रीट हुई, ये आपको याद करना होता है। सो दिस डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका वाटर आपका डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से रीएब्जॉर्ब हो रहा है, लेकिन असेंडिंग लिम्ब में वाटर का नामो निशान नहीं आया, सिर्फ NaCl का नाम आया। ये चीजें याद करने की है। अभी इस डायग्राम को हमें छोड़ना है, बिकॉज आगे मैं आपको एनसीईआरटी के डायग्राम से सारी की सारी चीजें समझाऊंगा, एंड तभी हमें बेहतर तरीके से चीजों का एनालिसिस हो पाएगा, राइट। चलिए, अब देखो रीएब्जॉर्प्शन कि चीजें रीएब्जॉर्प्शन कहां कहां पर करती हैं, एंड अल्टीमेटली कौन कौन से पार्ट्स हैं जो रीएब्जॉर्प्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स टेक द डायग्राम ऑफ एनसीईआरटी इनटू अकाउंट, और उसके बाद जो है हम बाकी सारी चीजों पर ध्यान देंगे। अब यहां पर चीजों को पढ़ो बहुत अच्छे तरीके से। यहां पर ये वाला जो रीजन है ये आपका ग्लोमेरुलर रीजन है, ये वाला जो रीजन है ये आपका बोमन कैप्सूल का रीजन है। इसके बाद ये वाला जो येलो पार्ट आया, दिस इज योर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी यहां से यहां तक का जो रीजन है वो आपका पीसीटी है। देन यहां से आपकी डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, ये आपकी डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। इसके बाद यू शेप से ऊपर चढ़ गई है, दिस इज असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। देन आप यहां पर देखोगे दिस इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहां से लेकर के यहां तक का रीजन। और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यहां पर भी काफी सारी डीसीटी हैं जो ओपन हो रही हैं इनटू द कलेक्टिंग डक्ट, यहां पर भी कोई ना कोई डीसीटी है। ये दोनों जो नीचे दिखा रखे हैं, ये वाली ये भी कोई ना कोई डीसीटी है, ये सारी यहां पर ओपन हो रही हैं। सो दीज आर द पार्ट्स, दीज आर द मेजर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन।
अब हमें ये देखना है कहाँ पर किस चीज़ की एब्जॉर्प्शन हुई और कहाँ पर किस चीज़ की सिक्रीशन हुई। तो हम यहाँ पर कॉलम बना लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉलम है वो है पीसीटी का, डीसीटी का। तो पहले हम पीसीटी के बारे में देख लेते हैं कि पीसीटी में सिक्रीट क्या-क्या चीज़ें हुई, यानी हमें बाहर क्या-क्या चीज़ें भेजनी है। तो यहाँ पर हमें हाइड्रोजन यहाँ पर अंदर करना है, यानी प्रोटॉन, अमोनिया हमें अंदर करना है और एनसीईआरटी के डेटा के हिसाब से हमें पोटेशियम भी अंदर करना है। ये भी आपका सिक्रीट होता है, तो एनसीईआरटी में एक बार सप्लीमेंट कर लीजिएगा इस चीज़ को। तो सिक्रीट कौन-कौन सी चीज़ें हुई? आपका प्रोटॉन, आपका पोटेशियम एंड आपका अमोनिया। इसको आप लिख लीजिए यहाँ पर कि ये चीज़ें सिक्रीट करनी है, मैंने ट्यूब में ऐड करी। और रीएब्जॉर्ब क्या-क्या चीज़ें हुई? मेरी बॉडी में मैंने वापस क्या-क्या ले लिया? मेरी बॉडी में मैंने वापस क्या-क्या ले लिया? पहले तो मैंने वाटर ले लिया, ठीक है, मैंने वाटर ले लिया। फिर मैंने क्या ले लिया? आपका बाइकार्बोनेट ले लिया, HCO3 नेगेटिव। मैंने बाइकार्बोनेट ले लिया। इसका एरो देखो, ये क्या कर रहा है? चीज़ों को बाहर ले रहा है, ट्यूब से बाहर निकाल रहा है। फिर मैंने NaCl ले लिया एंड फिर मैंने क्या ले लिए? न्यूट्रिएंट्स ले लिए। तो आपके ज़्यादातर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं 80% से भी ज़्यादा ये आपके पीसीटी से ही रीएब्जॉर्ब किए जाते हैं। एंड यहाँ पर जो पोटेशियम है इसके ऊपर आप हल्का सा क्रॉस लगा लीजिए, क्योंकि आपको एनसीईआरटी में बताया हुआ है कि जो पोटेशियम है ये आपका सिक्रीट किया जाता है, रीएब्जॉर्ब भी होता है लेकिन इन लिटिल अमाउंट। तो या तो आप यहाँ पर लिटिल अमाउंट लिख लीजिए, ओके, क्योंकि एनसीईआरटी में जो लैंग्वेज में लिखा हुआ है वो मैं आपको बताऊंगा अभी। एनसीईआरटी की पूरी लैंग्वेज पढ़ा के उसमें लिखा हुआ है कि पोटेशियम आपका यहाँ पर सिक्रीट होगा, यानी अंदर की साइड जाएगा। तो पोटेशियम हमने यहाँ पर ऐड किया हुआ है। तो सिक्रीट क्या क्या चीज़ें हुई? ये देखो, सिक्रीट क्या क्या चीज़ें हुई? आपका प्रोटॉन, आपका पोटेशियम, अमोनिया, और निकाली क्या क्या चीज़ें गई? बाइकार्बोनेट, वाटर, न्यूट्रिएंट एंड सॉल्ट, दैट इज NaCl, यानी सोडियम भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। दूसरी जो चीज़ है वो यहाँ पर देखो, दूसरी जो चीज़ है ये है डीसीटी। अब डीसीटी क्यों यहाँ पर लिखा? क्योंकि डीसीटी और पीसीटी को कंपेयर करना काफ़ी आसान है। यहाँ पर सिक्रीट क्या क्या चीज़ें होंगी ये देखो। सबसे पहले सिक्रीट क्या क्या चीज़ें हो रही हैं? आपका वही पोटेशियम और हाइड्रोजन। ऊपर देखो, ऊपर भी आपका सबसे पहले मैंने प्रोटॉन लिखा था और उसके बाद पोटेशियम लिखा था, और एनसीईआरटी की थ्योरी में अमोनिया भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो डरने की बात नहीं है, यहाँ पर तुम ऐसा एक एरो बना करके अमोनिया भी लिख दो, जिससे पीसीटी और डीसीटी एकदम कॉमन हो जाए। ऊपर और नीचे का डेटा एकदम सेम पढ़ा है मैंने, इनके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आई, एकदम सेम डेटा है, याद ही नहीं करना पड़ा। हाइड्रोजन, पोटेशियम, अमोनिया याद कर लो, काम खत्म, दोनों के अंदर वही है। दूसरी चीज रीएब्जॉर्ब क्या क्या हुआ? अब रीएब्जॉर्ब हो गए थे ज्यादातर न्यूट्रिएंट तो आपके कहां पर? पीसीटी के अंदर। तो न्यूट्रिएंट को छोड़ के बची हुई चीजें यहां पर रीएब्जॉर्ब हो जाएंगी, न्यूट्रिएंट को छोड़ के। तो वाटर हो गया, वाटर आपका पीसीटी में भी था पहले की तरह, लिख लो। फिर बाइकार्बोनेट हो गया, पहले की तरह लिख लो। एंड सोडियम हो गया आपका यहाँ पर NaCl के फॉर्म में, ये भी लिख लो। तो सारी की सारी चीजें सेम है आपकी पीसीटी और डीसीटी में, किसको छोड़ करके? न्यूट्रिएंट को छोड़ करके। ये बात सबको क्लियर हो जानी चाहिए। यानी पीसीटी और डीसीटी में सेम चीजों की एब्जॉर्प्शन, सेम चीज की सिक्रीशन होती है लगभग, न्यूट्रिएंट को छोड़ करके। यहां पर अगर हम कुछ ऐड करना चाहें, इफ वी आर गोइंग टू ऐड ऑन समथिंग क्रिटिकल ओवर हियर, तो हम देख सकते हैं कि जो आपका डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, इससे वाटर बाहर निकलता है। वाटर बाहर निकलना मतलब चीजों का कॉन्सेंट्रेट होना। मतलब जब कोई चीज यहां पर थी तो इसके अंदर वाटर अच्छा था, फिर यहां पर आई तो वाटर और कम हो गया क्योंकि वाटर आपने निकाल लिया है। यहां पर आई वाटर और कम हुआ, यहां पर आई वाटर और कम हुआ। यानी जब आप ऊपर से नीचे बढ़ते जा रहे हो, क्या मैं ये कह सकता हूं कि वाटर कम होता जा रहा है? क्या ऊपर से नीचे जाते टाइम वाटर कम होता जा रहा है? बिल्कुल होता जा रहा है। क्या मैं कह सकता हूं कि यहां पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है? वाटर आपने निकाल लिया तो कंसंट्रेशन तो बढ़ेगी ही। समझ लो, मैं एक पैकेट इनो मिलाता हूं 1 लीटर पानी में और एक पैकेट इनो मिलाता हूं 2 लीटर पानी में, कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा? 1 लीटर पानी की, क्योंकि उसमें ज्यादा इनो होगा कंपैरेटिवली। तो यहां पर आपने वाटर निकाल लिया है, पानी की आपने अमाउंट को कम कर दिया है, तो कंसंट्रेशन बढ़ गई। तो यहां पर आप ऊपर से नीचे जाते जाओगे तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी। ये पॉइंट आपको काउंटर करंट मैकेनिज्म में काम आएगा। और ये जो आपकी डिसेंडिंग लिम्ब है, आपको यहां से ये पता लग गया कि इट इज परमिएबल टू वाटर। यहां से कोई सॉल्ट वॉल्ट नहीं निकलता, इट इज परमिएबल टू वाटर, सिर्फ वाटर निकलता है यहां से। दूसरी लिम्ब देखो, असेंडिंग लिम्ब, यहां से क्या हो गया? आपका सिर्फ NaCl निकल रहा है, यहां से फिर आपका सिर्फ NaCl निकल रहा है। यानी ये जो असेंडिंग लिम्ब है ये आपकी सिर्फ सॉल्ट के लिए परमिएबल है, वाटर के लिए परमिएबल नहीं है। अब यहां से वाटर नहीं निकलता, यहां से सॉल्ट निकलता है।
अब तुम नीचे से ऊपर गए, तुमने सॉल्ट निकाल दिया, सॉल्ट निकाल दिया तो कंसंट्रेशन कम, क्योंकि सॉल्ट की वजह से ही तो कंसंट्रेशन थी। सॉल्ट निकाल दिया, कंसंट्रेशन कम हो गई, और सॉल्ट निकाल दिया ऊपर बढ़ के, कंसंट्रेशन और कम हो गई। तो जैसे जैसे तुम ऊपर जाते जाओगे यहां पर असेंडिंग लिम्ब में सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, यानी ओवरऑल कंसंट्रेशन भी कम होती जाएगी। तो यहां पर कंसंट्रेशन बढ़ रही है सॉल्ट की कंपैरेटिवली, यहां पर कंसंट्रेशन कम हो रही है। तो आपको एक एनालिसिस मिल गया कि ऊपर से नीचे आते हो तो कंसंट्रेशन बढ़ती है, नीचे से ऊपर जाते हो कंसंट्रेशन कम हो जाती है। दोनों ही बातें एक ही हैं। असेंडिंग लिम्ब जो है दोस्त, यहां पर ऊपर वाला जो पार्ट है मोटा रहता है थोड़ा थिक सेगमेंट, और नीचे वाला पार्ट थोड़ा थिन सेगमेंट रहता है। ये पतली वाली जो लाइन आपको दिखा रखी है, ये बात भी आपको देखनी है। ओके, अब देखो ये कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट जो है ये वाटर को भी रीअब्सॉर्ब करता है, बचे हुए को, थोड़ा बहुत वाटर अगर रह जाता है तो, और यूरिया को भी क्या करता है, रीअब्सॉर्ब कर लेता है, यूरिया को भी ऐड कर देता है टू द मीडियम। ओके, तो यहां पर अगर आप कलेक्टिंग डक्ट का लिखना चाहो, एक पहले तो मैं लिख लेता हूं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले का, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से क्या निकला, वाटर निकला। तो वाटर परमिएबिलिटी है बस, यहां पर नीचे जाते टाइम पानी निकल गया, वाटर परमिएबिलिटी है, आयन की परमिएबिलिटी नहीं है, कोई NaCl वगैरह नहीं निकला। लेकिन दूसरा अगर मैं यहां पर केस लूं तो वो हो जाएगा असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो यहां पर आपका पानी जो है ये परमिएबल नहीं है, लेकिन आयन की परमिएबिलिटी थी, यानी यहां पर क्या हुआ, NaCl आपका बाहर निकल गया। और लास्ट में अगर मैं एक छोटे से पॉइंट में लिख दूं कलेक्टिंग डक्ट का पूरा डेटा, तो कलेक्टिंग डक्ट में आपका क्या होता है, पानी भी रीअब्सॉर्ब हो जाता है, और यूरिया जो है थोड़ा बहुत ये भी किडनी मैट्रिक्स में रोक लिया जाता है। पहला पॉइंट था हमारे इस टॉपिक का, इस चैप्टर का, कि पार्शियली या फुल्ली आप चीजों को एक्सक्रीट कर सकते हो, तो यूरिया जो है ये भी किडनी मैट्रिक्स में रोक लिया जाता है टू मेंटेन द ऑस्मोलैरिटी, राइट। ये पॉइंट हमने एनसीईआरटी में ही पढ़ा था, वो क्यों रोक लिया जाता है ये बात अब आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये चीजें क्या हो जाती हैं, आपकी रीअब्सॉर्ब हो जाती हैं, ये बात हमें यहाँ से पता लगी। पांचों के पांचों पॉइंट आपके क्लियर हो गए, क्या क्या चीजें सिक्रीट हुई, क्या क्या रीअब्सॉर्ब हुई, सारी चीजें याद हो जानी चाहिए। मेन तो डीसीटी और पीसीटी है, निकलेंगी क्या क्या चीजें, सिक्रीट क्या क्या होंगी ये देख लो, और अल्टीमेटली रीअब्सॉर्ब देख लो। तो निकलेंगी क्या क्या चीजें, यानी रीअब्सॉर्ब क्या होगा, वाटर, बाइकार्बोनेट, NaCl एंड न्यूट्रिएंट, बस डीसीटी में न्यूट्रिएंट काट दो। और सिक्रीट क्या क्या चीजें होंगी, हाइड्रोजन, पोटेशियम और अमोनिया, ये चीज आपकी हो जाएगी, राइट। अब देख लेते हैं जहां पर हमने चीजों को छोड़ा था वहां पर चीजें दोबारा से पकड़ लेते हैं। हाँ, तो रीअब्सॉर्प्शन की बात यहां पर हो चुकी है। अब देखो, तो पैसिव रीअब्सॉर्प्शन होता है वाटर का, इसके अलावा पैसिव रीअब्सॉर्प्शन नहीं था आपके नाइट्रोजनस वेस्ट का। तो इनिशियल सेगमेंट जो है नेफ्रॉन के, यहाँ पे वाटर जो है ये आपका पैसिवली रीअब्सॉर्ब होता है। कहाँ कहाँ हो रहा है वाटर रीअब्सॉर्ब, आपका यहाँ पर भी वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा है, पीसीटी में भी, और इसके अलावा मैक्सिमम वाटर रीअब्सॉर्ब कहाँ पर हो रहा है आपका, अच्छा खासा वाटर आपको, सिर्फ यहाँ पर वाटर परमिएबिलिटी थी, आपको डिसेंडिंग लिम्ब में भी देखने को मिल रहा है। पीसीटी जो है यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये रीअब्सॉर्ब कर लेता है ज्यादातर न्यूट्रिएंट्स को, यानी 70 से 80% के आसपास न्यूट्रिएंट तो या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स तो यहीं पर रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे, और वाटर भी अच्छा खासा यहाँ पर रीअब्सॉर्ब होता है। ओके, सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम आपको पीसीटी में देखने को मिलती है, जो कि सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं रीअब्सॉर्प्शन के लिए, क्योंकि यहाँ पर अच्छा खासा रीअब्सॉर्प्शन होता है। तो यहाँ पे ब्रश बॉर्डर्ड आपको क्यूबॉइडल एपिथेलियम देखने को मिलता है, सिंगल लेयर का, जिसका काम ही है सिक्रीशन एंड रीअब्सॉर्प्शन। ये बात हमने टिश्यूज वाले चैप्टर में भी पढ़ी थी। ओके, सो क्यूबॉइडल है, ये बात आपको याद रखना। ब्रश बॉर्डर्ड है, ये नीट में पूछा जा चुका है इन द पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स। इन द लूप ऑफ हेनले अगर आप देखेंगे तो मिनिमम रीअब्सॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन द असेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब में रीअब्सॉर्प्शन नहीं होती, क्यों, क्योंकि वाटर के लिए परमिएबल नहीं है, तो वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे सॉल्ट ठीक ठाक रीअब्सॉर्ब आपका हो सकता है। तो ये क्या करता है, हाई ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने की कोशिश करता है सॉल्ट को बाहर निकाल के ट्यूब से। जो डिसेंडिंग लिम्ब है ये वाटर से परमिएबल रहती है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट से नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ वाटर बाहर निकल जाता है। अगर ऊपर से नीचे जाते टाइम वाटर बाहर निकल रहा है तो नीचे आपकी क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर वाटर मिनिमम है। सिमिलरली जो असेंडिंग लिम्ब है, इसमें ऊपर जाते टाइम अगर आप देखोगे कि सॉल्ट के लिए ये परमिएबल है, वाटर के लिए नहीं, तो सॉल्ट बाहर निकल जाएगा। अगर सॉल्ट बाहर निकलेगा तो जब आप ऊपर पहुंचोगे तो कंसंट्रेशन आपकी मिनिमम हो जाएगी, क्योंकि सॉल्ट बाहर निकल चुका है बहुत सारा। ओके, तो डाइल्यूशन यहां पर हो जाएगी, कंसंट्रेशन अल्टीमेटली कम हो जाएगी इन द अपर पार्ट ऑफ असेंडिंग लिम्ब।
डीसीटी की अगर आप बात करें, यानी इस कॉलम की अगर आप बात करें, तो कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होती है यहाँ पर सोडियम की, और वाटर भी यहाँ पर रीएब्जॉर्ब होता है, यानी NaCl और वाटर यहाँ पर एब्जॉर्ब होगा, जिसकी हम पहले से ही बात कर चुके हैं, अलॉन्ग विद द बाइकार्बोनेट्स। हाँ, न्यूट्रिएंट बस यहाँ पर नहीं होंगे, यहाँ पर एक एडिशन चीज थी न्यूट्रिएंट, यहाँ पर न्यूट्रिएंट नहीं होगा, बस बाकी सारी चीजें एकदम सेम थी। NaCl, वाटर, बाइकार्बोनेट आपके यहाँ पर रीएब्जॉर्ब होते हुए दिखेंगे। कलेक्टिंग डक्ट जो है ये आपकी कॉर्टेक्स से एक्सटेंड होती है टू द इनर पार्ट ऑफ मेडुला। ये हमने देखा, जो कलेक्टिंग डक्ट है ये वाले पार्ट तो आपका तब भी मेडुला तक था, लेकिन जो कलेक्टिंग डक्ट है ये और भी मेडुला के इनर पार्ट में प्रेजेंट होती है। सो ये क्या करती है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को रीएब्जॉर्ब करती है, जिससे कि यूरिन कंसंट्रेट हो सके, और इसके अलावा कुछ यूरिया के पार्ट को भी किडनी मैट्रिक्स में सेव करके रखती है ऑस्मोलैरिटी मेंटेनेंस के लिए। इसीलिए जो आपकी कलेक्टिंग डक्ट है ये, क्योंकि वाटर निकाल करके कंसंट्रेट कर रही है आपके यूरिन को, एज वेल एज आपके यूरिया को भी रीअब्सॉर्ब कर रही है फॉर ऑस्मोलैरिटी मेंटेनेंस, तो ये आपकी पीएच और आयनिक बैलेंस को और वाटर बैलेंस को कंट्रोल करती है। ओके, हाइड्रोजन और पोटेशियम को भी सिक्रीट करती है अल्टीमेटली फॉर द आयनिक बैलेंस। ओके, अब यहां पर देखो ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब सिक्रीशन किस किस चीज की होती है, यानी आपको जो जो चीजें बाहर निकालनी है, तो ये आपकी कैपिलरी है, कैपिलरी से आपको कलेक्टिंग डक्ट में भेजनी है चीजें, तो आपने यहां पर पोटेशियम हाइड्रोजन यहां भेज दिया, यूरिया यहां भेज दिया, ड्रग्स यहां भेज दिए, क्योंकि इनको आपको बॉडी से बाहर निकालना है, राइट। तो आप क्या कर रहे हो, इन्हें ट्यूब में लोड कर रहे हो। ओके, सो दिस इज सिक्रीशन। सिक्रीशन का मतलब आपको इन्हें बाहर भगाना है, तो आप इन्हें ट्यूब में लोड कर दोगे, डक्ट्स में लोड कर दोगे। सो सेल्स ऑफ पीसीटी और डीसीटी जो हैं ये आयनिक इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं, यानी कि आयन की जो ऑस्मोलैरिटी हम मेंटेन करते हैं सोडियम पोटेशियम की मदद से, और एसिड बेस बैलेंस भी करते हैं, यानी पीएच की मेंटेनेंस भी करते हैं, किसकी मदद से, प्रोटॉन की मदद से। ओके, तो ये सिलेक्टिवली सिक्रीट करते हैं प्रोटॉन को, पोटेशियम को, अमोनिया को इनटू द फिल्ट्रेट, और एब्जॉर्ब करते हैं आपके बाइकार्बोनेट, क्योंकि जिस चीज की आपको जरूरत है वो आप ले लेंगे, जिस चीज की आपको जरूरत नहीं है वो बाहर भेज देंगे, जिससे कि आपकी बॉडी की सॉल्वेंट कंसंट्रेशन भी एकदम प्रॉपर रहे। कलेक्टिंग डक्ट जो है ये भी आपका पीएच और आयनिक बैलेंस मेंटेन कर रहा था, हमने देखा प्रोटॉन और पोटेशियम को सिक्रीट करके। ओके, तो दिस वाज द ओवरऑल थिंग। तो यहां पर अगर आप कलेक्टिंग डक्ट में लिखना चाहो तो कलेक्टिंग डक्ट में आप क्या लिख सकते हो कि ओवरऑल यहां पर चीजें सिक्रीट भी होती हैं, यहां पर आपका हाइड्रोजन एज वेल एज पोटेशियम सिक्रीट भी होता है। तो यहां पर अगर आप रीएब्जॉर्प्शन की जगह सिक्रीशन लिख दो ऑस्मोलैरिटी मेंटेनेंस के लिए, तो एनसीईआरटी की एक एक लाइन अब हमारी कवर हो चुकी। ओके, सो दिस इज समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड। सेम डायग्राम आपका यहां पर भी लगाया हुआ है कि कौन सी चीजें आपकी कॉर्पसल में काम कर रही थी। फिल्ट्रेशन आपका यूजुअली कॉर्पसल में हुआ, फिर सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन आपका हर पार्ट में हुआ, पीसीटी में भी हुआ, डीसीटी में भी हुआ, कलेक्टिंग डक्ट में भी हुआ, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में भी हुआ, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में भी हुआ। ज्यादा जो बढ़िया डायग्राम है, दिस इज ओनली फॉर रेफरेंस, दिस इज ओनली फॉर रेफरेंस। चीजें यहां पर लिखी हुई है, पढ़ो ना पढ़ो एक ही बात है, बिकॉज हमने एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ ली है, तो दिस इज ओनली फॉर रेफरेंस। मेन जो डायग्राम आपको लेना है दिस इज इंपॉर्टेंट, और इस डायग्राम में मैंने सारी चीजें ऐड भी कर दी हैं, तो तुम सिर्फ इतना पढ़ लोगे, एनसीईआरटी की तुम्हें सारी बातें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज एनसीईआरटी का निचोड़ निकाल करके 2 पेजेस का मैंने इस डायग्राम में आपको दे दिया। दिस वॉज अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, कैसे बनता है यूरिन, और हर पर्टिकुलर ट्यूब का क्या काम है। पीसीटी क्या कर रहा है स्पेसिफिकली, किस किस चीज को सिक्रेट कर रहा है, जबान से निकल जाना चाहिए प्रोटॉन, पोटेशियम और आपका NH3 यानी आपका अमोनिया, और कौन कौन सी चीज रीएब्सॉर्ब कर रहा है, वाटर, बाइकार्बोनेट एज वेल एज योर NaCl एंड न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट सिर्फ पीसीटी में और डीसीटी में न्यूट्रिएंट हटा दो, बाकी सारी चीजें आपकी सेम रहेंगी। ये आपको पढ़ना था एज इट इज वे में। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द काउंटर करंट मैकेनिज्म, जिसको आप मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट भी बोलते हो। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, झूठ नहीं बोलूंगा, कॉम्प्लेक्स भी उतना ही है। अगर ये चीज समझ में नहीं आई तो काउंटर करंट मैकेनिज्म कभी समझ में नहीं आएगा। So to understand the counter current mechanism, it becomes very very critical for you guys to have an analysis of this topic. इसीलिए आज इतने पर ही इसे छोड़ेंगे, because counter current समझना बहुत डिफिकल्ट है। अगर ये नहीं समझ में आया तो नहीं समझ में आएगा। तो इसको अच्छे से रिवाइज करो, डीपीपी सॉल्व करो बढ़िया तरीके से, एंड मिलते हैं आपको अगले लेसन में जहां पर काउंटर करंट मैकेनिज्म की बात होगी, एंड रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर विल ऑल्सो बी कवर्ड इन दैट लेक्चर, और उसके बाद हम लोग जो है आगे बढ़ जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइज, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलता हूं आपसे अगले सेशन के अंदर, शुक्रिया।